बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। जी नाज़रीन, कैसी रही आपकी ईद? ईद के बाद जो है हम आपके साथ तीनों दिन आपके साथ रहे और आज भी आपके साथ मौजूद हैं। कैसी जा रही है आपकी ये आज का दिन? आज के हवाले से बात करूंगी मौसम की। तो बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ रही है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आज का जो टेम्परेचर है वो है जी इस टाइम 36 टेम्परेचर है और वक्त के साथ साथ बढ़ते बढ़ते देखते हैं कि दिन में क्या टेम्परेचर 40 तक टेम्परेचर है कि जाएगा आज। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। गर्मी बहुत शदीद पड़ रही है, डिहाइड्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा किया करें। और इसके साथ ही नाजरीन, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी इकबाल बलोच साहब, जो कि हकीम हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह हैं? बिल्कुल वेलकम ठीक करते ठाक। हैं अपने शो में आपको। शुक्रिया। कैसी रही आपकी ईद? पहले तो आपसे अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह जानते पाक हैं का ना। बड़ा करम और एहसान, ईद उल जुहा बड़ी अच्छी गुजरी हमारी। हम्म। और वैसे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पाकिस्तानियों की इस दफ़ा जो है ना बड़ी अच्छी गुजरी है। और लाइट भी रही है इस दफ़ा, लोड शेडिंग का इशू भी नहीं हुआ। लोगों को गर्मी की भी इतनी ज़्यादा, कसाई को भी मतलब टाइम पे वो लोग आ गए और बकरा बनाने में भी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई बारह। हम्म। हाँ चले, मतलब ईद अच्छी आपकी जी गुजर गई अल्हम्दुलिल्लाह। है, कुर्बानी भी आपकी ठीक हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह जी चले बिल्कुल। माशाल्लाह। और इस दफा तो हम देख रहे हैं माशाल्लाह बड़ा लोगों ने ना ईद तो सेलिब्रेट की और बड़ी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट की जी और बाहर बिल्कुल। भी बड़ी रौनकें लगी हुई हाँ थी, जी। क्योंकि तफरीह के आपको पता है मौके बड़े कम होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा इवेंट होता है जब तमाम दोस्त रिश्तेदार आपके जो है वो छुट्टियां भी होती हैं, तो आप एक दूसरे के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करते हैं और गेट टुगेदर होती हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा रह जाता है कि चलें अभी भी वो रिवायतें हैं कि आपने एक दूसरे के साथ मोहब्बतें, मुस्कुराहटें जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करनी जी है। बिल्कुल। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे, हकीम साहब हमारे साथ हैं, तो जाहिर सी बात है आज थोड़ा सा ये जिस तरह गर्मियों का मौसम है, बहुत शदीद गर्मी पड़ी है, तो डायरिया इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फैल रहा है। डायरिया पे आज हम बात करेंगे और साथ साथ अपनी ग़िज़ा के हवाले से भी, क्योंकि आपको पता है कि ये जो ईद के 3 दिन होते हैं आप बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, तो किस तरह हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, इन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे आज। अच्छा, जिस तरह डायरिया की हम बात करें, तो डायरिया की जो मेन कॉजेज है उसके हवाले से बताइए कि किस वजह से ये होता है। एक्चुअली ये है कि ये अपनी ग़िज़ा में सही तरीके से मतलब उसका बदपरहेज़ी हम लोग ज़्यादा कर लेते हैं, अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करते, ग़िज़ा खाने में हम लोग एहतियात नहीं बरतते, जिसकी वजह से जो है ना ये फिर पेट ख़राब हो जाता है। आजकल जैसे ये ईद उल ज़ुहा का मौका, कुर्बानी का मौका गुजरा है, कुर्बानी पे हर तरह के लोगों ने जो है ना गोश्त का इस्तेमाल किया, बड़े का गोश्त भी और छोटे का भी। और जो जिन लोगों ने बड़े का गोश्त, जो लोग इस्तेमाल करते हैं बड़े का गोश्त जो है ना, ये ज़्यादातर डायरिया की जो है ना सबब बनता है और पेट वगैरह ख़राब हो जाता है। और हम लोग इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं कि अपनी सेहत का हम लोग ख्याल नहीं कर पाते इस हवाले से, और कोई एहतियात नहीं करते इसमें। और इसमें मतलब ज़्यादातर मिर्च मसालेदार चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं गोश्त में, सूख मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है इसको क्योंकि बनाने डिशेस में। बन रही होती है ना, आपके घर जी के मजे मजे के पकवान मतलब तैयार हो रहे कबाब, होते हैं। टिक्के, हर तरह की चीज़ें इस तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और फिर वो मिकदार से हम ज़्यादा ही खा जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। चटखारेदार चीज़ों की वजह से, मिर्च मिसाले की वजह से हमें नहीं पता होता कि हम कितना खा गए हैं। आखिर में पता चलता है कि यार अब तो जो है ना इतना पेट भर गया है, तो अब आगे खाने की गुंजाइश नहीं है, जिसकी वजह से एसिडिटी की शिकायत पैदा हो जाती है और फिर जो है ना गैसेस वगैरह पैदा हो जाती हैं। गैसेस पैदा होने से फिर पेट ख़राब हो जाता है, आंतें ख़राब हो जाती हैं और मैदा आंतें कमज़ोर होने की वजह से जो है ना फिर डिहाइड्रेशन और डायरिया की शिकायत हो जाती है। डायरिया से फिर डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, इंसानी सेहत जो है ना काफ़ी हद तक मुतासर हो जाती है। और इसी तरह फिर हैज़ा वगैरह ये सारी चीज़ें, गैस्ट्रो की शिकायत ये आम हाँ, हो ये बहुत जाती हैं ज्यादा, फिर। क्योंकि ये डेज जो जी है ना हमने काफी देखा, क्योंकि लोग आप क्योंकि हर खाने में तो जी गोश्त बिल्कुल। इस्तेमाल हो रहा हाँ जी। होता है कि आपने अगर पुलाव खा रहे हैं तब भी उसमें गोश्त डाल रहे उसमें हैं तब आप। पुलाव में भी जनाब बीफ वगैरह का हाँ, इस्तेमाल किया बीफ जा इस रहा तरह, होता है। हाँ। और अच्छा तो सालन है तो उसके अंदर भी वही कैफियत होती है, छोटे का या बड़े का कोई ना कोई इस तरीके से। असूल तो ये है कि गोश्त खाने के लिए सब्जी का इस्तेमाल ज़रूर किया जाए। गो के हम लोग पाकिस्तानी ज़्यादातर सब्जी खोर हैं, लेकिन ये है कि गोश्त चूँकि गर्म होता है और इसकी तासीर गर्म है और इसको इतदाल में रखने के लिए
मुतदिल बनाने के लिए इसके लिए ज़रूरी है कि हम कोई सब्ज़ी इस्तेमाल करें। जैसे कि आजकल अभी तक कद्दू का मौसम चल रहा है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ाओं में भी ये मामूल था, ख़ुसूसी तौर पे गोश्त खाते तो उसके अंदर कद्दू का इस्तेमाल ज़रूर होता, ताकि गोश्त की जो गर्माइश और उसकी जो हिद्दत है, उससे जो तेज़ाबियत पैदा हो जाती है, वो उसकी जो है ना कद्दू जो है ना वो उसकी इस्लाह कर देता है। हाँ, ये एक और ये ठंडी, दिल को भी हाँ, तक़वियत तक़वियत देता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हम सब्जियों का इस्तेमाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम करते हैं। अभी हम देखते हैं हमारे बच्चे भी सब्जियां नहीं खाते और हम खुद भी यही होता है, कोशिश होती है कि फास्ट फूड खा लें या फिर हम चिकन से रिलेटेड, अभी तो खैर ईद के हवाले से तो काफ़ी जी आपकी बिल्कुल। मज़े मज़े के पकवान खाते रहे, हर तरीके का खाना आप खा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी सेहत के ऊपर जो है वो काफ़ी असरात इस जी तरह के बिल्कुल, मतलब होते ऐसा हैं। ही है। अच्छा, जिस तरह अभी हम लोग जाहिर सी बात है ईद के गुजर रही है, ईद के हवाले के बाद जो है हमें किस तरह का डाइट, क्योंकि एकदम से आपकी डाइट चेंज होती है, तो किस तरह की डाइट होनी चाहिए? इसमें ये है कि हमें जो है ना मिक्स डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए, जिसमें मीट वगैरह भी हो, बेशक ठीक है, सब्जी का इस्तेमाल भी हो और ऐसी चीज़ें हो जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करें और खाने को ये सही तरीके से हज़म भी करें, गोश्त को भी हज़म करें, जिसमें तेज़ मिसालादार चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हम लोग गोश्त खाते हैं, गोश्त अगर खाया है कुर्बानी का या जो भी जितना भी इस्तेमाल करें, तो उसके बाद हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, समझे, तो ये चीज़ें इंतहाई नुकसान देती हैं, केमिकल वाली चीज़ें, और इससे फिर आंतें हमारी कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियाँ भुरभुरी और कमज़ोर हो जाती हैं। और गो हम अच्छी खुराक खा रहे होते हैं, हमने जितना भी अच्छा खाना खाया होता है, उसके बाद जब हम ये सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, वो हम उस खुराक को, अच्छी खुराक को बिल्कुल अपने हाथों से तबाह कर बैठते हैं, तो जिसकी वजह से जो है ना फिर वो हमें फ़ायदे की बजाय नुकसान दे जाती है। अच्छा, ये भी तो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, हम फौरन से ये कहते हैं कि जी हमारा खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, हजम नहीं हो रहा, तो वो उसके बगैर नहीं हो देखिए, सकता। खाना हजम करने के लिए असूल है कि खाना खाएं और उसके बाद जरा चहलकदमी करें। आप कम से कम आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट जो आप लाजमी चहलकदमी करेंगे तो आपका खाना हजम हो चुका होगा। ऐसी एक मिसाल हमारे सामने है कि देखें, अगर एक बंदा जो है ना खाना खाता है और उसके बाद वो सो रहता है, रेस्ट करता है, और दूसरा बंदा जो है ना काम काज पे निकल जाता है या जो बिल्कुल ही बैठ रहता है, तो उसके अंदर ग़िज़ा ऐसे हो जाती है मैदे में, जैसे कि गर्मी के मौसम में आप बर्तन में खाना बना के रख लें और वो फ्रिज में ना हो और गर्मी में रखा हुआ हो, तो गर्मी की वजह से उसके अंदर सड़ांत पैदा हो जाती है। जब ये सड़ांत पैदा होती है तो फिर वो गैसेस बनती हैं और बुखारात और तबखीर की वजह से फिर वो नुकसान का, फूड पॉइजनिंग का सबब बन जाती है। इसी तरह हमारे मैदे में जब हम सही तरीके से अपनी ग़िज़ा को डाइजेस्ट नहीं करेंगे, तो उसी की कैफियत से जो है ना फिर यही ऐसी ही मिसाल आएगी कि हम इसमें जो है ना सड़ांत पैदा होगी, मैदे में गैसेस पैदा होंगी, गैस्ट्रो की शिकायत होगी, बुखारात और तबखीर बनेगी, और फिर जो है ना चक्कर आएंगे, सर में शदीद दर्द होगा, ब्लड प्रेशर की कैफियत बढ़ जाएगी आपकी, और उसके बाद दिल पे बड़े बुरे असरात पड़ेंगे इसके। अच्छा, जाहिर सी बात है डायरिया की, उससे बचाव किस तरह मुमकिन है, उसका फिर एक ट्रीटमेंट क्या है? इसके लिए ये है कि पहले तो ये है कि आप अगर देखें कि इतनी ग़िज़ा खा ली है और फूड पॉइजनिंग का मसला हो गया है या गैस्ट्रो की ऐसी कुछ शिकायत पैदा हो गई हैं, फिर आपका मैदा ख़राब हो गया, डायरिया की शिकायत हो गई, डिसेंट्री की शिकायत हो गई, तो उसके लिए ये है कि आप कुछ देर के लिए खाने का वक्फा कर दें, खाने का वक्फा करें, और उसके बाद ऐसी चीज़ें आप इस्तेमाल करें जो आपकी तेज़ाबियत जो है ना जिससे दूर हो और हाजमे का अमल आपका तेज़ हो। जैसे कि पुदीना है, हर घर में ये मौजूद होता है, किचन में मौजूद है पुदीना, तो हर जगह अगर आपको मेडिसिन मुयसर नहीं है उस वक्त, तो आप किचन से अपना पुदीना, हरा पुदीने के 3 से 4 पत्ते जो है ना वो लेके आप चबा लें, तो उससे भी आपका हाजमा भी हो जाएगा, तेज़ाबियत भी दूर होगी, ब्लड प्रेशर भी आपका मेंटेन हो जाएगा और डायरिया की शिकायत आपकी दूर हो जाएगी इससे। ठीक है, तो अभी जिस तरह हकीम साहब बता रहे थे कि हम वाकई अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखते, हालांकि जो है सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम इन चीज़ों को अपना लें, मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं अल्लाह तो। ताला की इंसान को दी हुई नेमतों में से सबसे बड़ी और अहम नेमत इंसान की सेहत है, इसीलिए फरमाया दुआओं में सबसे, बाकी दुआओं के अंदर कम से कम अपनी सेहत के लिए दुआ ज़रूर करें। ईमान की सलामती और सेहतमंदी की दुआ लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि सेहत अल्लाह ताला की नेमत है और ये उस वक़्त इसका एहसास होता है जब ये बिगड़ जाती है, जब ये किसी उसमें आ जाते हैं हम लोग इलाज मुआलजे के हवाले से,
ट्रीटमेंट के हवाले से जब किसी की मोहताजी हमें हो जाती है, किसी मॉलेज के जो जनाब हम उसकी खिदमत हासिल करते हैं, उसकी खिदमत के एवज हम जब उसको पेश कर रहे होते हैं, तब पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इतना बड़ा इनाम हमें दिया है और हमारी सेहत इतनी दी है कि कभी अल्लाह तो फीस नहीं लेता, लेकिन डॉक्टर एक छोटी सी पर्ची लिखने के लिए, दवाई एक किस्म की देने के लिए, उसके ऊपर भी उसके हज़ारों बंदे के खर्च हो जाते हैं। अच्छा ये बताएं, जिस तरह हम बाकी मेडिसिन खा रहे होते हैं, जाहिर सी बात है हकीम हिकमत के हवाले से हम देखें तो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, क्या वो फ़ायदेमंद है या इस तरह की जड़ी बूटियों से तैयार करदा दवाई अद्वियात का इस्तेमाल किया जाए? देखिए, इंसान फितरी हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को फितरत पे पैदा किया, और फितरत के हवाले से ये कि जड़ी बूटियाँ जो ना, जब से इंसान पैदा हुआ है जड़ी बूटियाँ भी उसके साथ साथ आई हैं और फिर तकालीफ भी आई हैं, और उन तकालीफ के इजाले के लिए इंसान ने जड़ी बूटियों का ही सहारा लिया है। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम नबी थे, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने जड़ी बूटियों का इल्म दिया था कि इनके अंदर फ़लाँ फ़लाँ अमराज की शिफा मौजूद है। बल्कि बाज़ औक़ात आता है कि वो जड़ी बूटी कहीं से गुजरते तो वो बूटी खुद ही बोल पड़ती कि ए लुकमान, मुझ में फ़लाँ बीमारी का इलाज छुपा हुआ है। तो उसके लिए आप जो अल्लाह ताला भी फरमाता है इंसान को कि आप इंसान, मैंने तेरे लिए चीज़ें बहुत ऐसी नेमतें पैदा की हैं कि तू ज़रा गौर व फिक्र कर। इंसान को गौर व फिक्र का हुक्म दिया गया है, रिसर्च का हुक्म दिया गया है, और मैंने ज़मीन के अंदर तुम्हारे लिए ख़जाने छुपा रखे हैं, आप देखो ये क्या क्या चीज़ें हैं और इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। और जब हम लोग फिक्र नहीं करते तो फिर हम जो है ना मोहताजी का शिकार हो जाते हैं। और इसीलिए जब हम रिसर्च की तरफ आते हैं, गौर व फिक्र की बात करते हैं, तो हम बहुत सारे फ़वायद हासिल कर रहे होते हैं। मादनियात से, जड़ी बूटियों से, ज़मीन के अंदर ख़जाने हैं, इसके अंदर मादनियात हैं, ऑयल है, मतलब इसके अंदर पानी है, सब चीज़ें हैं, मिनरल्स हैं, इनके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारे फ़वायद रखे हैं। और अद्वियात के हवाले से देखिए, जड़ी बूटी के अंदर, हर दवाई के अंदर कोई ना कोई जड़ी बूटी में कोई ना कोई केमिकल बेसिकली होता है कुदरती तौर के ऊपर। बाकी आर्टिफिशियल चीज़ें जो हैं, जो केमिकल वाली दूसरी हैं, उनका तो एक साइड इफेक्ट होता है, और वो कुछ अर्सा अगर रिसर्च के बाद इन लोगों ने कामयाबी हासिल कर ली है, कुछ ही अरसे के बाद ये अपनी रिसर्च को जो है ना वो नाकाम कह रहे होते हैं और उसके फ़वायद का इनकार कर रहे होते हैं कि अब ये चीज़ इस्तेमाल ना करें कि इसके नुकसानात हैं। जैसे कि अभी जो है ना, पिछले दिनों की ही बात है, चंद दिन कबल एक तहकीक आई थी कि जोड़ों के दर्द के लिए एक दवाई है, वो डॉक्टर हजरात काफ़ी इस्तेमाल करा रहते हैं, और हर छोटे से बच्चे से लेके बड़े बंदे तक वो दवाई इस्तेमाल हो रही होती है, और इतनी बेतहाशा इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के अंदर कि वो गुर्दों का तबाही फैला देती है गुर्दों, उसकी वजह से काफी साइड इफेक्ट्स जी काफ़ी साइड इफेक्ट्स हैं, गुर्दों के फेल कर देती है उसके फंक्शन को, लिवर के फंक्शन को। और इसी तरह मेडिसिनल जो है ना, हेपेटाइटिस हो रहा है आजकल इन्हीं केमिकल की दवाइयों की वजह से, जबकि जड़ी बूटी के अंदर किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। देखिए, ये वो चीजें हैं जिनका फायदा है, और आप लोग रोजाना घर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मुझे बताएं, आप धनिया इस्तेमाल करते हैं, आप मिर्च मिसाले में, सब्जी में आप हर चीज ये इस्तेमाल कर रहे थे, पुदीना इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इलायची इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दालचीनी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लौंग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मुझे बताएं कि ये इसके इस्तेमाल से कभी किसी को कोई नुकसान हुआ हो, कोई साइड इफेक्ट आया हो? लेकिन अगर कोई ऐसा होता भी है तो इंसान की अपनी गफलत और कोताही की वजह से, कि जब वो उसके अंदर एतदाल नहीं बरतता, जब एतदाल नहीं करेंगे, हम रोटी का एक लुकमा भी अगर अपनी तलब से ज्यादा खा लेंगे वो भी हमारे लिए नुकसान का सबब बनेगा। अच्छा ये बताएं कि डायरिया अगर हो जाता है तो फौरन, अगर हॉस्पिटल नजदीक नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए आपको? इसके लिए यह है कि आपके घर में 3 चीजें लाजमी मौजूद होती हैं, जिसमें अजवाइन है और छोटी इलायची है, और दूसरा ये कि जीरा सफ़ेद है और पुदीना है। इसका चाय बना लें और मुनासिब समझें अपनी पसंद के मुताबिक, तो उसमें मीठा मिला सकते हैं, नहीं तो बगैर मीठे के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या थोड़ी मामूली मिकदार में आप 1 आधा चम्मच मीठे का डाल दें उसके अंदर जायके की मुनासबत से, और वो आप इस्तेमाल करें। ये मेरा ख्याल आप 2 खुराकें इसकी लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक इफाका होगा और फौरी तौर पर रिलीफ महसूस करेंगे। और डायरिया की वजह से जो निकाहत पैदा हो जाती है, पानी की कमी पैदा हो जाती है, पट्टों में और जोड़ों में दर्द पैदा हो जाता है, या टांगों के अंदर पिंडलियों में खसूसी तौर पे कुड़ल से पैदा हो जाते हैं, वो दूर हो जाएंगे इससे। और ऐसी दिल को तकवीयत आएगी कि आप
हशाश बशाश हो जाएंगे इसके इस्तेमाल। ठीक है, तो वो आपने कितने दिन इस्तेमाल करना है? ये फौरन उसको देना, उसको फौरन रुक उसको जाएंगे? फौरन इस्तेमाल करें या फौरन ठीक है। इस्तेमाल करें। देखें आप महसूस कर रहे हैं कि जब डायरिया हो गया है और निकात हो रही है, वॉमिटिंग भी बाज़ हो जाती है, अब ये हैजे की सी शिकायत पैदा हो जाती है, तो ये जो मैं कहवा आपको बता रहा हूं, पुदीना, छोटी इलायची और जीरा सफ़ेद और जो है अपना अजवाइन, तो ये फौरी रिलीफ देता है। ठीक है, मतलब ये आप कहवा जो है वो दिन में कितनी दफा इस्तेमाल कर सकते हैं? एक ही आप दफा? देखें अगर ज्यादा तकलीफ और शिकायत पैदा हो गई है तो एक एक घंटे के वक्फे से दे दें। ठीक है, अच्छा जी। और गैस्ट्रो और डायरिया में क्या फर्क है? एक्चुअली कोई ऐसा खास फर्क नहीं है, चीज एक ही है, लेकिन इसके अंदर ये है कि पानी की शिकायत ज्यादा होने की वजह से फिर जो है ना बंदे के अंदर जो है ना काफी जिल्द जो है ना वो खुश्क हो जाती है और ठंडे पसीने आते हैं, फिर जो है ना अपना ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, चक्कर आते हैं और टांगों में दर्द पैदा हो जाता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर जब लो हो तो तब क्या करना चाहिए आपको? उसके लिए ये है कि आप महसूस करते हैं कि बीपी लो हो गया है, पसीने आ गए हैं और निकात पैदा हो गई है और घबराहट की शिकायत पैदा हो रही है आपके, तो उसमें ये है कि आप ये चीनी घर में मौजूद होती है हर बंदे के, तकरीबन जो है ना एक 4 उंगल जो है ना चीनी और एक पिंच जो है ना मोटी नमक की, ये और एक नींबू उसके अंदर, ये मिक्स करके इसका जो है ना बना के आप पानी सा बना के आप इसको इस्तेमाल करें फौरी तौर पे, तो ये फौरी तौर पे आपको रिलीफ मुहैया करता है। ठीक है, और इस अगर आपको डायरिया हो जाता है तब आपकी क्या ग़िज़ा होनी चाहिए? आप इसके लिए अगर ऐसा हो गया है तो ग़िज़ा में रोटी का अनाज का इस्तेमाल तो बंद कर दें आप, हल्की ग़िज़ा लें, जैसे कि खसूसी तौर पे साबूदाना है, ये आपके मैदे को तक़वियत भी फराहम करेगा, डायरिया को इसकी वजह से जो निकात और कमज़ोरी पैदा हो गई है उसको दूर करेगा और आपको जो है ना काफ़ी हद तक ये ताकत मुहैया करता है और डायरिया को भी रोक देता है, पानी की कमी की शिकायत जो पैदा हो गई है उसको मतलब हल्की जो नरम ग़िज़ा जो है उसका इस्तेमाल किया जाए ताकि आपका जो स्टमक डिस्टर्ब हुआ हुआ है उसमें बेहतरी आ सके, अफाका हो सके। अच्छा, वैसे हम आम रूटीन में जो खाने के जो मौसम है इसमें सब्जियां का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए? क्या बताएंगे? कौन से फ्रूट हों, कौन सी सब्जियां हों? देखिए आजकल जो है ना आड़ू का इस्तेमाल किया जा सकता है, आड़ू मौजूद है, जामन है और इसके अलावा आम भी चल रहा है, समझे, और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल, अंगूर भी आ गया है, ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इंतहाई मुफीद चीज़ें हैं, खुबानी है, ये चीज़ें जो है ना आपको ताकत भी फराहम करती हैं, आपकी हड्डियों की नशोनुमा भी करती हैं, इनके अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस मौजूद है और ये आपके जो है ना यादाश्त को भी बेहतर करता है। और आम जो है आजकल सीज़न चल रहा है, ये जो पतले किस्म के लोग होते हैं, कमज़ोर दुबले किस्म के, जो अपना हेल्दी होना चाहते हैं, उनके लिए आम का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। और इसके लिए ये है कि आम अगर इस्तेमाल किया है, आम चूँकि गर्म है, इसकी तेज़ाबियत की वजह से मैदे के अंदर अगर तेज़ाबियत पैदा हो जाए तो उसको दूर करने के लिए ज़रूरी है कि आप दूध की लस्सी का इस्तेमाल कर लें ताकि ये उसकी तेज़ाबियत को दूर कर दें। ठीक हो गया। और जिस तरह जो शुगर के पेशेंट होते हैं स्पेशली, उनके लिए आप क्या? शुगर के पेशेंट के लिए खसूसी तौर पे आड़ू का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। आड़ू का आप जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका मिल्क शेक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको वैसे भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, नाश्ते के तौर पे 2 आड़ू आपके लिए मुफीद है। और इसके अलावा शुगर पेशेंट के लिए आजकल जामन का सीजन है, जामन का जूस इस्तेमाल करें या वैसे भी आप जामन इस्तेमाल कर सकते हैं। और जामन अगर डायरिया डिसेंट्री की शिकायत पैदा हो गई है आजकल के मौसम की मुनासबत से, तो जामन उसको भी ठीक कर देता है। ठीक है, और जामन जो है वो वाकई आपकी सेहत के लिए, आपकी स्किन के लिए बड़ा अच्छा है। इसके अंदर कैल्शियम है, फौलाद है काफी हद तक, समझे, और आयरन की कमी जो होती है, फॉलिक एसिड की कमी को दूर करने के लिए जामन इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है, लीवर को फ़ायदा करता है, आपके लबलबे के फंक्शन को एक्टिव करता है। और अच्छा, वैसे हम आम रूटीन में देखें तो खाने के हम जितना ये मौसमी फल होते हैं ये आपकी सेहत के लिए बड़े फायदे दे देते हैं आपको। देखिए कोई भी फल है ये मुफीद है सेहत के लिए, फल हो गया वो आपको खाने के बाद लाजमी कोई ना कोई फ्रूट जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। आज जैसे कि सेब है, आप सेब अभी मार्केट में आ रहा है, गाजा नाम एक किस्म का एक सेब है, तो वो काफ़ी, इसके अंदर पानी की मिकदार और कैल्शियम फास्फोरस की मिकदार बहुत ज़्यादा है, तो ये गर्मी की वजह से मतलब जो इस तरह की
जो प्रॉब्लम आ जाते हैं उनको ये फ़ायदा करता है, प्यास को बुझाता है। अच्छा, डिहाइड्रेशन जो है वो हमारा सबसे बड़ा मसला है, इस टाइम हम गर्मियों में देखते हैं। डिहाइड्रेशन को कैसे कम करें? पानी का इस्तेमाल पानी जो का है। इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, नींबू की शिकंजी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, और ऐसे फ्रूट्स इस्तेमाल किए जाएँ जिनके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा हो, जैसे कि आड़ू है, अंगूर है, और जामुन है, समझे, इन चीज़ों का इस्तेमाल बकसरत किया जाए। खुबानी है। अच्छा, जिस तरह हम गोश्त की बात कर रहे थे, उसकी आप कहते हैं कि जाहिर सी बात है गर्मियाँ हैं और फिर गोश्त भी, उसकी तासीर भी गर्म ही होती है, उसके हवाले से क्या एहतियात करनी चाहिए? साथ में खाता आपको क्या खाना चाहिए? सब्जी गोश्त का खाए इस्तेमाल तो जो है वो गोश्त के लाजमी साथ जो करना है ना चाहिए। आप दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दही ज़रूर इस्तेमाल करें, दही में पकाएं भी सही, और वैसे भी आप जो है ना रायते के तौर पे दही का इस्तेमाल लाजमी रखें। उसमें आप पुदीना डाल लें, हरा पुदीना है, धनिया है, ये और काली मिर्च है, इसकी को ज़रा थोड़ा सा शेक करके दही के अंदर, ये जो है ना एक हाजमे का अमल भी आपका बेहतर करेगा। और गोश्त खाने की वजह से जो एसिडिटी या इस तरह की कैफियत पैदा हो जाती हैं, और गैसेस पैदा हो जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत पैदा हो जाती है, तो उसको भी ये दूर करेगा। ठीक है। और गैस्ट्रो के लिए क्या करना चाहिए आपको? गैस्ट्रो के लिए ज़्यादातर जो है ना आप जैसे कि पुदीना है, पुदीने का आप कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं, और पुदीने का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप जो है ना पुदीने को वैसे भी शेकर में डाल के आप उसका जूस निकाल लें, और उसके अंदर एक लीमू निचोड़ लें, तो एक जो है ना तकरीबन कप पानी का जो है ना, और उस धनिया भी उसके अंदर शामिल होना चाहिए, ये आप इस्तेमाल कर लें, तो इसके लिए ये कि ये शिकायत आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है। वैसे भी पुदीना जी आपको जो बिल्कुल, है वो काफ़ी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा ये होता है, अगर बहुत हम ही उसका मुफीद इस्तेमाल है, खानों में भी, आप एंटीऑक्सीडेंट के स्पेशली तौर पे धनिया का काम करता इस्तेमाल है, करें। चेहरे के हाँ। नशोनुमा के लिए मुफीद है। और ऐसे अफराद जिनके जो है ना ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रोल लेवल जिनका दिल के प्रॉब्लम की वजह से बढ़ा हुआ है, वेंस जिनकी जो है ना अपना ब्लॉकेज हो रही होती हैं, उनके लिए ये फ़ायदेमंद है और कोलेस्ट्रोल लेवल को कम करता है। ठीक है। डायरिया भी एक बैक्टीरियल की वजह से ही होता है इसका भी? जी बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ जिस तरह कोलेस्ट्रॉल, आपका गोश्त खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसके लिए क्या करना चाहिए इसके लिए आपको? ये कि चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ रखें। ये गोश्त के अंदर कुदरती तौर पे भी चिकनाई मौजूद होती है। गोश्त को इसके लिए बेहतर है कि पकाने से पहले अच्छी तरह धो लिया जाए। और वैसे भी गोश्त को जो है ना तकरीबन 3 घंटे के बाद पकाना चाहिए। ठीक है। कुर्बानी का गोश्त खसूसी तौर पे, फौरी तौर पे नहीं बनाना चाहिए इसको। और उस ताकि इसकी जो है ना जो गरमाइश है वो दूर हो जाए, और उसके बाद कुर्बानी करने की वजह से जो ज़िबा किया है जानवर, और उसका जो खून वगैरह उसके अंदर है, वो जो है ना काफ़ी उसका मसला हल हो जाए, और फिर जो है ना तेज़ाबियत वगैरह दूर हो जाए, गरमाइश दूर हो जाए, तो फिर इसको इस्तेमाल किया जाए। धोने के बाद 2 से 3 बार ज़रूर धोएं। और इसमें खसूसी तौर पे हम गोश्त के साथ साथ लोग कलेजी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं इस मौके के ऊपर, तो कलेजी को भी पहले जो है ना तकरीबन अच्छी तरह उसको धोने के बाद उसको जालीदार बर्तन में रखें, ताकि उसके अंदर जो खून है वो निकल जाए। वो निकल जाए। क्योंकि इस पर मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, हमारे साथ हकीम साहब मौजूद हैं। आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंट, हमने कहा कि एक टॉपिक पे नहीं, जो इस तरह आजकल बीमारियां चल रही हैं उन सब पे बात होनी चाहिए, ताकि जो मजीद इंफॉर्मेशन है वो हमारे व्यूअर्स तक पहुंच सके। अच्छा, जिस तरह हम यूरिक एसिड की बात कर रहे थे, यूरिक कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड जो ऐसी चीज़ें हैं जो गोश्त की वजह से ज़्यादा होती हैं, तो इन पर कैसे काबू पाया जा सकता है? देखिए, गोश्त के ज़्यादा इस्तेमाल से खाने में जो है ना ये अगर बकसरत इस्तेमाल किया जाए, तो फिर ये और जहाँ दीगर मसाइल पैदा करता है, वहाँ खसूसी तौर पे यूरिक एसिड को भी बढ़ा देता है। और यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से हमारी हड्डियाँ जो है ना वो कमज़ोर हो जाती हैं, उंगलियों के पोरों में दर्द शुरू हो जाता है, छोटे जोड़ों में पहले दर्द शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर ये बड़े जोड़ों में आता है, जैसे घुटने हैं, कोहनी का जोड़ है, बाजू का जोड़ है, इसके अंदर जो है ना ज़्यादा दर्द पैदा हो जाता है। और ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से, पेन की वजह से, इसके अंदर मूवमेंट का जो जॉइंट मूवमेंट का अमल है वो भी काफ़ी हद तक वीक हो सकता है, और इंसान जो है ना काफ़ी इसमें डिस्टर्बेंस पैदा करता है, महसूस करता है। अच्छा, जिस तरह अभी यूरिक एसिड की वजह से उसकी क्या अलामात होती हैं
और किस वजह से वो फिर उसमें अलामतों में तो यही है, सबसे पहले जो है ना ये दर्द की अलामत होती है। ठीक है, खसूसी पेन तौर होता पे है पेन आपको, महसूस होगा, हम्म। उंगली के पोरों में पेन महसूस होगा, और दूसरा ये कि जोड़ों में जो है ना पेन महसूस होगा, और फिर जो है ना ये आगे बढ़ेगा ये अमल अच्छा, ज्यादा। इसे और उसके बाद इसका सबसे बेहतर जो तरीका है इसके तशखीस का, उसमें ये है कि इसका लैब टेस्ट वगैरह करवा लिया जाए। अब तो काफ़ी सहूलियात मौजूद हैं, और उसमें यह है कि गोश्त और इन चीज़ों के बकसरत इस्तेमाल से, नमक के बकसरत इस्तेमाल से खून के अंदर जो है ना नमकियात की ज्यादती की वजह से तेजाबियत पैदा होती है। उस तेजाबियत के बढ़ने से फिर ये यूरिक एसिड का अमल तेज़ हो जाता है, और फिर ये काफ़ी हद तक डिस्टर्बेंस पैदा करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को काफ़ी डिस्टर्ब करता है, और वेन्स ब्लॉकेज का अमल भी इसमें शुरू हो और जाता उसकी है। वजह से मेरे में हार्ट अटैक की हार्ट जैसी अटैक की बीमारियां जो है सिम्टम्स जो है ना वो आ सकती हैं इसके हाँ, अंदर, ठीक है। खसूसन शुगर पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। और ये जहाँ दीगर अवामिल हैं, शुगर जो है ना खसूसी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये उमुल अमराज के तौर पे है। अच्छा जी, एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, खान बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान आर्मी सेक्रेटरी वेरिएंट डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद से। जी क्या कहना आपका प्रोग्राम देख रहा था। मेरे साथ एक मसला चल रहा है, मैंने काफी मेडिसिन वगैरह भी ली है, डॉक्टर को भी चेकअप कराया है, एमएच से मैंने टेस्ट वगैरह भी करवाए हैं। मेरे कोई भी चीज खाता हूँ वो मेरे गले में अटक जाती है, नाला वगैरह जो है ना लुकमा वो नीचे नहीं जाता, पानी के साथ नीचे जाता है। तो काफी मेडिसिन के बाद भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्या मसला है। मेरा वेट भी जो है 45 हो गया, टेस्ट वगैरह मेरे सारे क्लियर आ रहे हैं। अच्छा, और आपने किसी डॉक्टर को चेक करवाया, उन्होंने कोई बताया? जी मैंने मार्क कैंटी चेक कराया है, और सीएमएच दिल्ली में भी चेकअप करवाया है सारा, और अच्छा, प्राइवेट भी जो है ना मैंने मेडिसिन वगैरह ली है, तो गले के डॉक्टर को भी चेकअप कराया है। फिर मतलब नहीं आपकी कोई बीमारी? अब एक्चुअली ऐसा है कि ये गले का इशू नहीं है, गले की बीमारी का ये है, ये जो ग़िज़ा की नाली है ये वहाँ का प्रॉब्लम है। और उसमें बाज़ औक़ात कुछ पेशेंट्स में ऐसा हो जाता है, ये समझ लीजिए कि बहुत ही रेयर किस्म के, बहुत अक्सर लोगों को ये नहीं होता, 100 में से चंद अफराद होते हैं ऐसे, और निगलने का अमल उनका इंतहाई मुश्किल होता है, और उसका इलाज जो है ना ये ज़्यादातर सर्जरी है। ठीक है, मतलब उसके बगैर जो है और कोई इस तरह का तरीका नहीं है। जी बिल्कुल, कोई ऐसा। अच्छा, ये है कि जिस तरह वो बता रहे थे कि टेस्ट मेरे क्लियर है, जी तो फिर जब टेस्ट क्लियर हो फिर कोई और इशू होगा, फिर डिफरेंट, हाँ कोई और अपना बेहतर ट्रीटमेंट, हाँ आप लाजमी डॉक्टर को चेक करवाएं, क्योंकि ये तो एक ऐसा मसला होता है कि आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। अच्छा, जिस तरह हम यूरिक एसिड की बात करें, कोलेस्ट्रॉल की, तो उससे आपको दीगर बीमारियां हो सकती हैं जिस तरह हार्ट अटैक वगैरह, तो आप किस तरह की ग़िज़ा खानी चाहिए? आपको बिल्कुल नॉर्मल सब्जियों का इस्तेमाल जो है हफ्ते में एक दफ़ा गोश्त का इस्तेमाल करना चाहिए, या आपको रेगुलर जो है नहीं, रेगुलर नहीं, इसमें हफ्ते में एक मरतबा ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मरतबा ज़्यादा कर लें, वगरना एक दफ़ा, और उसके अंदर सब्जी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, गोश्त के अंदर सब्जी ज़रूर शामिल करें। आजकल जैसे ये सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियाँ को ना कोई लाजमी, टिंडे हैं, कद्दू है, तूरी है, ये डाल लिया करें। ठीक हो गया। और दूसरा ये है कि जिंजर जो है, ये अदरक हर घर में मौजूद होती है, सूंड भी जिसको कहते हैं, तो इसको सब्जी गोश्त के अंदर भी डाल सकते हैं, सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका पाउडर करके ले सकते हैं आप। इसको खुश्क जिंजर जो है इसको ग्राइंड करके रख लें, और उसमें अगर आपके करीब कोई ऐसी सहूलत नहीं है जहाँ से आप कोई मेडिकेशन ले सकें, तो आप इसका पाउडर करके आधी चम्मच जो है ना खाना खाने के बाद इस्तेमाल कर लें, तो ये इसके तकलीफ को दूर करते हैं। अच्छा, मैं चाहूँगी कि आप कुछ इस तरह के टोटके भी हमें बताएं, क्योंकि हिकमत से रिलेटेड आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, तो काफ़ी जो चीज़ें हैं जिस तरह आजकल खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ये चीज़ें भी बीमारियां वायरल हैं बहुत ज़्यादा, इसमें क्या करना चाहिए हमें? किस तरह का आप घर में कोई कहवा बनाकर पी सकते हैं, या अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी है, गले की खराश है, उसके लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? इसके लिए सबसे बेहतर तो ये है कि आप डस्ट वगैरह से बचें, मास्क का इस्तेमाल करें, और इसके बाद ये है कि कोल्ड ड्रिंक से परहेज रखें, और इसके अलावा तेज़ ठंडा बर्फ़ का ठंडा पानी, इससे परहेज करें, ज़रा नॉर्मल किस्म का लें। और ऐसी कैफियत पैदा हो भी जाए तो दालचीनी और लौंग समझे इसका कहवा बना लें आप, चाहे इसकी बना के वो आप इस्तेमाल करें, इससे जो है ना इसकी शिकायत आपकी दूर हो जाएगी। अगर दालचीनी का पाउडर करके रखते हैं, शहद आपके घर में मौजूद है अगर, तो उसके 1 चम्मच शहद के अंदर आधी चम्मच जो है ना दालचीनी डाल के इसको आप वैसे भी ले लें, आप हल्के नीम गर्म पानी के साथ, या गर्म पानी में कहवे के तौर पे आप इस्तेमाल कर लें, चाय की तरह चुस्के लेके पिएं,
तो ये शिकायत आपकी दूर हो जाएगी। एक तो ये कि गले की खराश को दूर करेगा, टॉन्सिल्स वगैरह का कोई इश्यू होगा तो उसको भी दूर कर देता है, और डस्ट एलर्जी की वजह से ऐसा हुआ तो उसको भी ठीक कर देगा। अच्छा जी, एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अनीस है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेरी मम्मा की उम्र है जी 50 से 60 साल। ठीक है। तो 6 मांग से हो गए हैं, उसको जो है ना पाँव से ऊपर तक नीचे वाला दर्द बिल्कुल शदीद दर्द रहता है। उसका टेस्ट भी करवाया है, यूरिक का मसला नहीं है। अच्छा, आप हकीम से चाहिए, पहले हकीम से भी दवाई दी है। अच्छा ठीक है। तो फिर अपना 1 हफ्ते के बाद फिर चेक करवाते हैं, जब तक हकीम की दवाई खाती है ठीक है हो जाता है। मतलब जब तक मेडिसिन खाती हैं तब तक ठीक रहती हैं, अगर मेडिसिन छोड़ दें तो फिर उनको पेन ज्यादा होने लग जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी हकीम साहब, आप कुछ पूछना इसके चाहेंगे? लिए ये है कि जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, अपने मैदे के निज़ाम का इस्लाह करें, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करें अपने, और उसके बाद जो है ना आप जे अभी जो मैंने बताया दालचीनी और अदरक वाला टोटका, इसका इस्तेमाल करें आप। क्योंकि वो कह रहे थे कि उनको हमें पाँव के उसमें एड़ी में पेन रहता है। एडी में ऐसा हो जाता है, बड़ी उम्र के लोगों को 50 साल के बाद खसूसी तौर पे ऐसा होता है। और उसके ऊपर जो है ना, अगर चाहें तो एडी के पे आप जो है ना कद्दू का रोगन जो है, तेल जो है कद्दू का, रात को सोते वक्त खसूसी तौर पे या दिन में 1 बार इसकी मालिश कर लिया करें। ठीक है, ये स्किन के लिए फायदेमंद है। अच्छा, जिन लोगों को जरा नींद का मसला हो जाता है, एंजाइटी होती है, उनको क्या करना चाहिए? अगर किसी टेंशन स्ट्रेस की वजह से, पहले तो देखें कि उसको दूर करें आप। उसके बाद ब्लड प्रेशर की ज्यादती है तो उसकी इस्लाह करें, और दिमाग में अगर खुश्की पैदा हो गई है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है तो उसकी इस्लाह करें। दूध का इस्तेमाल है समझे, और पानी का इस्तेमाल है, और साथ ही जो है ना सरसों के तेल की मालिश, ये हम लोगों ने आजकल छोड़ा हुआ है। ये पुराने दौर में अगर आप देखें तो हर घर के अंदर छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक जो है ना, हाँ। ये इसका मालिश का अमल किया जाता था। लेकिन अब जो है ना हम लोग इतने नफीस हो गए हैं कि अपनी सेहत की और सेहत की जिल्द की तरफ कभी कोई तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से ये शिकायत और खुश्की पैदा हो रही है। और फिर ये नींद उस वजह से भी नहीं आ रही, तो पहले तेल मालिश कर लिया करें, तो नहाने के से पहले गर्मी के मौसम में, और सर्दी में नहाने के बाद, तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा उससे। ठीक है। और जिस तरह हम स्किन की बात कर रहे थे कि स्किन बड़ी ड्राई हो जाती है, इस मौसम में आपकी जो स्किन है उस पर एक्नी बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए सबसे बेहतर तो ये एलोवेरा से एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें। और वैसे भी आप इसको जो है ना सुबह के टाइम कम से कम एलोवेरा का 1 पत्ता ले लें आप। आधा पत्ता आप सुबह नाश्ते से कबल इस्तेमाल कर लें, आधा पत्ता आप शाम के टाइम में इस्तेमाल कर लें। इसकी जेल को वैसे भी आप मास्क के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। एक कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कौन? मैं फैसलाबाद से बोल रहा हूँ। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरे जिसम ना अपड़ाओ रहा वा ते बुखार हल्का हल्का रहा वा ते हर टाइम दर्द रही जिसम दे विच, पक्षां नूं बचाव रहा, जिसम आकर जाता वा, पट्टों में खिंचाव रहता है, पट्टों में खिंचाव रहता है, और वो कहते हैं मेरा जिस्म जो है वो अकड़ जाता है। पानी की कमी की वजह से ऐसा हो सकता है, समझे, यूरिक एसिड की ज्यादती की वजह से ऐसा हो सकता है। बेहतर है कि आप अपने करीबी फिजिशियन को दिखा के टेस्ट करवा लें, उसका तशखीस करवा लें, फिर उसके बाद कोई ट्रीटमेंट जो सजेस्ट करे करीबी वो कर। बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो चीज़ें आपकी जब क्लियर होंगी तभी आप उसका ट्रीटमेंट जो है वो बता भी सकते हैं और उसका इलाज भी कर सकते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह ब्लड प्रेशर का जो हमारा मसला है, हम देखते हैं बहुत ज़्यादा लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है, उसमें के लिए क्या करना चाहिए? इसकी वजूहात को पहले तो तलाश करें कि क्या है। स्ट्रेस वगैरह, टेंशन, एंजाइटी, इस तरह की कैफियत हर घर में मौजूद हैं। हर कारोबारी तबके को बहुत ज़्यादा इस तरह की परेशानियाँ होती हैं। क्योंकि आजकल हम देखते हैं ना, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। जी जी, क्योंकि मसाइलों में ज़्यादा उलझे हुए होते हैं। तो ब्लड प्रेशर का जो मसला है, कारोबार है नहीं लोगों का, तो काफ़ी हद तक लोग परेशान हैं। महंगाई का निज़ाम बहुत ही ज़्यादा इतना बढ़ा हुआ है,
बिल हैं तो लोगों के इतने ज्यादा आ रहे हैं, बंदा उस तरीके ये को तो एक ऐसा देखे। मसला है महंगाई जी का कि बिल्कुल, हर बंदे की इस टाइप हर बंदे के परेशानी। हाँ। घर का ये इशू है। हम्म। तो इसके लिए ऐसा है कि ये जो है ना, फिर जब ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो काफ़ी सारे हमारे दिल को और दूसरे हम दिमागी निज़ाम को काफ़ी हद तक मुतासर करता है, और बंदे के जो है ना सेहत के जो सिस्टम है उसको काफ़ी मुतासर कर देता है। और बंदा सही तरीके से जो है ना तो उसको नींद आ सकती है, ना वो सही तरीके से सो सकता है, ना अपना घर का कोई या कारोबारी कोई भी काम अपने यकसुई के साथ कर सकता है। और गुर्दे इसके अंदर काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाते हैं। यूरिक एसिड की बढ़ने की वजह से बाज़ ऐसा है कि गुर्दों का अमल भी काफ़ी मुतासर होता है, और गुर्दे मुतासर हैं तो फिर ब्लड प्रेशर, ये सारी कैफियत इसके अंदर आती हैं। फिर ये चीज़ें हैं तो फिर दिल के मसाइल भी इसके अंदर आते हैं। और इसके लिए ये है कि अगर ऐसा कैफियत पैदा हो भी जाए तो उसके लिए पहले तो अपनी डाइट की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और उसके बाद ये है कि जौ का इस्तेमाल करें इसके अंदर, खसूसी तौर पे जौ का दलिया या बार्ले वाटर जो है ना ये इस्तेमाल करना चाहिए। और एक तो ये है कि ये आपके दिल को तक़वियत फराहम करेगा और खून को पतला करेगा और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल हद तक रखेगा ये इसको। और दूसरा इसके अंदर ये है कि ऐसी खुराक का इस्तेमाल करें जिससे आप के जो है ना टेंशन ब्लड वगैरह प्रेशर का जो है वो नॉर्मल रहे। वो नॉर्मल रहे आप। तो वो किस तरह की ग़िज़ा होनी चाहिए? जैसे कि अभी मैंने बताया कि सब्जियों में खसूसी तौर पे कद्दू का इस्तेमाल है, ये इसके लिए जो है ना फ़ायदेमंद है, ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। फिर ये जो आजकल अभी कहीं चल रहा है मतलब तरबूज, तरबूज इसके लिए इंतहाई मुफीद है, तरबूज का पानी इस्तेमाल करें, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करेगा और वॉल ब्लॉकेज को जो है ना उसको भी दूर करेगा। और दूसरा ये है कि अपना अगर ऐसी कैफियत पैदा हो जाए तो हर घर के अंदर जो है ना लहसुन मौजूद होता है, कम से कम वो लहसुन की 1 से 2 फलियाँ जो है ना लहसुन की, वो वैसे ही साफ़ करके छील के उसको चबा के उसको निगल लिया करें। और धनिया हर घर में मौजूद है तो धनिया का पानी इस्तेमाल करें इसमें, समझे ये फौरी तौर पे रिलीफ महसूस करेंगे ब्लड प्रेशर के अंदर। अच्छा, मैंने काफ़ी लोगों को देखा लहसुन जो है वो सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करते हैं, सुबह ने हार्मोन इस्तेमाल कर रहे हैं। लहसुन एक ऐसी चीज़ है एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। दूसरा ये कि आपके खसूसी तौर पे हार्ट पेशेंट के लिए जो है ना इंतहाई मुफीद है, खून को काफ़ी पतला करता है। और दूसरा ये है कि वेन्स ब्लॉकेज को दूर कर देता है। इसका एक तरीका ये है कि ये आजकल खसूसी तौर पे ये सिरका ले लें आप थोड़ा सा, समझे, और उसके अंदर तकरीबन 1 कप सिरके का हो और 1 कप शहद का हो, और उसके अंदर जो है ना ये लहसुन का पानी जो है ना ये भी 1 कप, इसको मिक्स करके आप घर में किसी साफ बोतल में रख लें, और 2 चम्मच आप सुबह नाश्ते से कबल और 2 चम्मच शाम के टाइम में इस्तेमाल करें। तो ये एक तो ये है कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखेगा, यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखेगा, और दूसरा ये है कि आपके दिल के लिए काफ़ी जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए इंतहाई मुफीद है। उनकी वेन्स जो ब्लॉकेज हो गई हैं चर्बी की वजह से या इस तरीके से कोई कैफियत आई है उसको ये ठीक कर देते हैं। जी, एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी, मूसा है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? भूख नहीं लगती, कह रहे भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगती। आप क्या काम करते हैं? आप काम क्या करते हैं? काम तो कुछ नहीं करता। कह रहे काम मैं कुछ नहीं करता लेकिन मुझे भूख नहीं लगती। अच्छा, खैर कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो मैदे की गर्मी की वजह से ऐसा हो सकता है। और उसके बाद ये है कि आप खसूसी तौर पे अजवैन का कहवा जो मैंने पहले भी बताया है, और ज़ीरा सफ़ेद और छोटी इलायची, इसका कहवा बना के ले लें, इससे इनकी भूख का अमल ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, और अगर ब्लड प्रेशर जिनका बहुत ज़्यादा हाई रहता हो उनको क्या करना चाहिए? जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, एक पहले तो ये है कि अपनी ग़िज़ा के अंदर से नमक का इस्तेमाल कम कर दें, बल्कि बंद कर दें इसको, चिकनाई का इस्तेमाल बंद कर दें। समझिए बग़ैर नमक के और बग़ैर चिकनाई वाली चीज़ें खसूसी तौर पे ऐसी 3 मैं इनको कहूँगा कि चीनी, चिकनाई और इसके अलावा ये है कि चावल, ये बंद कर दें। तो दूसरा ये कि जौ का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, डायूरेटिक चीज़ें इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ये उसे ठीक हो जाए। ठीक है।
अच्छा, और इसके साथ साथ जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जिन लोगों को जोड़ों का दर्द का मसला रहता है, उनको क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, उसके क्या लिए एहतियात करनी चाहिए, किस तरह का खाना खाना चाहिए? उसके लिए ये है कि सब्जियों का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा करें और इसके अलावा गोश्त, मटन, चिकन वगैरह से परहेज़ करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और इसके अलावा ये है कि अपनी ग़िज़ा के अंदर अदरक का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा रखें, तो इंशाल्लाह ये यूरिक एसिड का अमल उनका ठीक हो जाएगा। अच्छा, अदरक किस तरह फ़ायदा देती है अदरक आपको? ये है कि एक तो ये है कि ये भूख वगैरह भी बढ़ाती है, मैदे की गैसेस वगैरह को दूर कर देती है, जोड़ों के दर्द को बेहतर करती है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल रखती है। और इसके अलावा ये है कि अपना जो इस वजह से ब्लड प्रेशर का ज़्यादती हो जाती है, तो उसको उसके भी लिए कंट्रोल फ़ायदा रखती है। कोई वैसे ही देना चाहे हमारे व्यूवर्स को? तो इसके लिए ये है कि अगर घर में कोई ऐसी तकलीफ हो जाए, कोई मसला आपको सेहत के हवाले से दरपेश हो, तो इसके लिए बेहतर है कि आप इधर उधर टामक टोइयाँ मारने की बजाय बेहतर है कि अपने ट्रीटमेंट के लिए अपनी सेहत का खसूसी ख्याल रखते हुए किसी मुस्तनिद मुआलिज से अपना रब्ता रखें। क्वालिफाइड बंदा हो, जो अपनी कौंसल से रजिस्टर्ड हो, क्वालिफाइड हो, जैसे कि PMDC है जो, या इसके अलावा तिब की कौंसल है, समझिए नेशनल काउंसिल फॉर तिब है, इसी तरह या फिर ये है कि होम्योपैथिक के अंदर होम्योपैथिक की काउंसिल है, उसके अंदर जो क्वालिफाइड बंदा हो वहाँ जाएं और गली कूचों में बैठे हुए आम लोग जो हैं उनसे ट्रीटमेंट लेने की बजाय बेहतर है कि अपनी सेहत का ख्याल करते हुए क्वालिफाइड पर्सन के पास आप। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी असबर अली, जो कि डिजिटल मार्केटर हैं और इन्फ्लुएंसर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी शहरोज ख्वाजा, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आर्किटेक्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपसे जानते हैं ना, ईद कैसी गुजरी आपकी, उसके बाद फिर हम आते हैं कि अपने टॉपिक की तरफ, कि आज हम थोड़ा सा इनसे बात करेंगे कि ऑनलाइन कैसे हम पैसे कमा सकते हैं, घर बैठी जो हमारी ख़वातीन हैं वो कैसे अर्निंग कर सकती हैं, इस हवाले से बात करेंगे। बहुत सारे आज इनसे ना टॉपिक डिस्कस होंगे। और साथ ही जो हमारे साथ शहरोज़ भी मौजूद हैं, तो शहरोज़ से जानेंगे जिस तरह आज महंगाई का दौर है आजकल, और उसमें हम आसानी से घर कैसे बना सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। जी असबर, कैसी गुजरी आपकी ईद? जी, सब लोगों की तरह मिलते मिलाते गुजरी है और बहुत अच्छी गुजरी। गोश्त जो है वो खूब उड़ाया, खाया। खूब उड़ाया? उड़ाया कैसे आपने? ये बताएं। बस अस्पताल तक नहीं पहुंचे, पहले अल्लाह जितना खा सकते थे खा अल्लाह लिया। पाक से है। जी, जी। जाहिर सी बात है, आपको ये जो ईद का ये बड़ी ईद आती है ना, इसके आपके तीनों दिन जो है वो गोश्त की दावतें चल रही होती हैं और आप गोश्त का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा कर रहे होते हैं। अच्छा, आपने बहुत गोश्त खाया, आपकी सेहत से लग रहा है माशाल्लाह। अच्छा शहरोज, आपकी ईद कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी, मिलने मिलाने में गुजरी, रिलेटिव्स के यहाँ, बारबेक्यूज एंड ऑल द थिंग्स। अच्छा, ये इवेंट ऐसा होता है ना, 3 दिन छुट्टियां होती हैं, जरा फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर, मिलना मिलाना। आप समझते हैं वैसे आजकल जरा कम हो गया, जिस तरह एक पहला टाइम होता था एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, घूमना फिरना, आपके थोड़ा वो एक्टिविटीज जो हैं वो बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि अब मैं क्योंकि IT से रिलेटेड हूँ, तो मैं बात करता हूँ कि सब चीज़ें जो है वो ऑटोमेशन की तरफ जा रही हैं, तो वर्कलोड जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। जितना पहले हमारे पास टाइम होता था, अब जैसे कि छोटी एग्जांपल वही है कि जी, जब आपने किसी हेड ऑफिस से कोई पोस्ट आती थी, वो 2 दिन पहुंचने में लगती थी और फिर उसके ऊपर एक्शन होता है जो भी उन्होंने काम करना है। तो अब ईमेल है, 1 क्लिक में जो है वो प्रोसेस हो जाती हैं चीज़ें और फटाफट जो है वो हो जाती है। फिर कंप्यूटर ने और ज़्यादा बूस्ट कर दिया उस सारी चीज़ों को, तो फिर टाइम कम हो गया डेफिनेटली उस सारी चीज़ों पे। हाँ, और विशेष भी आपकी ना वो व्हाट्सएप पे ही हो रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। सोशल मीडिया, शादी के कार्ड भी व्हाट्सएप पे जा रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, अब तो बहुत सारी चीजें आपकी जो है वो जस्ट आपके मैसेजिंग तक आपके साथ हो गई है कनेक्टेड। अच्छा असबर, कितना अर्सा हो गया आपको सॉरी, कितना अर्सा हो गया आपको इस पेशे के साथ मुंसलिक? जी, मेरी जर्नी जो है वो तकरीबन 20 सालों पहले स्टार्ट होती थी और उसी तरह जिस तरह आप तजर्बे करते हैं किसी नई फील्ड के साथ, उसी तरह तजर्बे किए और उसके बाद ट्रेडिशनल एजुकेशन को फॉलो करते हुए BCom किया, उसके बाद MBA किया, मास्टर्स किया पाकिस्तान से, उसके बाद मैं UK चला गया, वहाँ से MS किया मैंने ऑनलाइन मार्केटिंग में और उसके बाद उसी फील्ड को कंटिन्यू किया। और इस सारी जर्नी में जितनी भी ऑनलाइन फील्ड्स हैं जो कि पाकिस्तान में अब जानी जाती हैं, वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह एक्सप्लोर की
और उसके बाद कुछ ऐसी फील्ड्स जो कि मुझे लगा कि इसमें एक्सेल कर सकता हूँ, उनमें से चीज़ें जो है वो सिलेक्ट की। और उसके बाद जो है वो तकरीबन 3-4 सालों से जो है वो मैंने सोचा कि जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है वो अगर किसी के काम आ सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो क्यों ना मैं उसको वीडियो की शक्ल में फेसबुक हो गया, आपका यूट्यूब हो गया, उस पर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ऑलमोस्ट जो है वो 17 साल से जो है वो एक्टिवली जो है वो इस करियर को जो है वो कंटिन्यू किए हुए हूँ मैं। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, क्या समझते हैं आजकल हमारी नौजवान जो है ना वो बड़ी कंफ्यूज रहती है, और फिर सेकेंडली एक तो लोगों को समझ नहीं आता कि हम कौन सा रास्ता चुनें, किस रास्ते पर जाएं, और फिर हमारा मुस्तकबिल क्या है। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, करियर काउंसलिंग जो है ना वो स्पेसिफिकली ये सवाल जो है आपको उससे रिलेटेड है। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि एक तो एक्सपोजर नहीं होता, फिर आपने देखा है कि पिछले 10-12 सालों में, 15 सालों में जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आई है और उसने चीज़ों को बिल्कुल चेंज कर दिया। और डेफिनेटली पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस होता है बच्चों पर, और वो चाहते हैं कि जो करियर पाथ उन्होंने फॉलो किया है उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। पर फिर जब हम देखते हैं कि जॉब्स ख़त्म हो रही हैं, वो जॉब्स ख़त्म होने की वजह यही है कि जो मैं बात कर रहा था कि ऑटोमेशन आ गई है, वो लोगों की जॉब्स जो है वो खा रही है। वो खा रही है और जो बच जाएगा वो सिर्फ स्किल्ड होगा। तो बेसिकली आपको स्किल्ड पे फोकस रखना है एज़ कम्पेयर टू कि आप कहें जी कि मैं डिग्री लेके कहीं जाऊंगा और मुझे जॉब मिल जाएगी, क्योंकि डिग्री वाले भी जो है वो बहुत जो है वो समझदार हो गए हैं। वो साथ लिखते हैं कि जी एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका 5 बिल्कुल साल का, ऐसे ही 10 है, साल हाँ। का। बेसिकली एक्सपीरियंस की वैल्यू हुई ना, फिर तो आपकी डिग्री की वैल्यू डिग्री नहीं की हुई। वैल्यू, हाँ। तो डिग्री की वैल्यू जब नहीं है तो फिर किस चीज़ की वैल्यू है? तो फिर एक नए बच्चे को मेरा रिकमेंडेशन यही होती है कि आप स्किल सीखें। स्किल छोटे से लेके बड़ी से बड़ी स्किल्स हैं। और मैं इसमें ये ऐड करता चलूँ कि लोग पूछते हैं कि जी फ्यूचर क्या होगा जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। हाँ। तो जिस तरह हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो 4 पैसे आ गए तो आप प्लॉट ले लें, प्लॉट लेके घर बना लें, बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो फ्यूचर जब एआई की तरफ जाता है तो इन्वेस्टमेंट आपकी रोबोट्स पे होगी कि जो लोग आप रोबोट्स बनवाएंगे, उसको चलाने के एल्गोरिदम बनवाएंगे, और वो रोबोट्स जो है ना फिर आप रेंट पे कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस को देंगे, वो आपको पैसे दे रही होंगी। ये सारी चीज़ें जो हैं हम देखते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड आ गई है, हमारे बच्चे गेमिंग पे लगे हुए हैं सुबह से शाम तक। तो वो आम यानी कि साथ वाला जो घर में जो बच्चा रहता है उसको दोस्त नहीं है, वो जो ऑनलाइन जिससे साथ वो खेलता है वो उसका फ्रेंड उसके है। फ्रेंड्स है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वर्चुअल फ्रेंडशिप जो है वो बढ़ जाएंगी और सारी चीज़ें वर्चुअली चली जाएंगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेटेस्ट चीज़ें हैं, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। उसमें बेतहाशा अगर आप आम बंदे की ज़ुबान में बात करें कि जी किसी किस्म की डिज़ाइनिंग हो गई या कोई ऐसी एडिटिंग आती है, आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आती है, ऐप डेवलपमेंट आती है, जो कि हर बंदे के हाथ में गैजेट है और कोई ना कोई ऐप यूज़ कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको बेसिक वो है कि आपको कोई ना कोई चीज़ बनानी आनी चाहिए। वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम आ सकती है। सही। अच्छा, मजीद भी आपसे जानेंगे। शहरोज हमारे साथ हैं, तो शहरोज, इस महंगाई के दौर में क्या कहना चाहेंगी, आसान और सस्ता घर जो है हम कैसे बना सकते हैं? वेल, जहाँ तक सस्ते घरों की बात है, बेसिकली इट्स अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया हमारी सोसाइटी में, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड दुनिया ग्लोबल विलेज बनी, जैसे कि उन्होंने बताया कि आज लोग वर्चुअली कनेक्टेड हैं, टेक्नोलॉजी थ्रू आउट दी एजिस जो है वो फैल रही है, स्प्रेड हो रही है ओवरऑल दी ग्लोब। तो हमें अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोफेशनल्स को जो है वो हायर करना चाहिए जो जिस फील्ड के प्रोफेशनल्स है। और दूसरा ये कि मटेरियलिटी इज़ अ वेरी बेसिक थिंग। हम ट्रेडिशनल मटेरियल्स पे जो है वो चलते हैं। इट्स अ सप्लाई एंड डिमांड इशू। पाकिस्तान के अंदर अकॉर्डिंग टू सेंसस 2018 हमें मोर देन 10 मिलियन हाउसेज जो है वो रिक्वायर्ड हैं, अर्बन एंड देहाती इलाकों में, दोनों जगहों पे। तो जब हम सस्ते घरों की बात करते हैं उसमें जो मेजर चीज़ ये आती है कि यूज़ ऑफ मटेरियलिटी। आज लोकली अवेलेबल मटेरियल्स को छोड़कर हम इंपोर्टेड मटेरियल्स पे जो है वो चले गए हैं, उससे हमारा इंपोर्ट जो डेप्ट है वो भी बढ़ जाता है। हाँ। हमें टैक्सेस एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, अल्टीमेटली जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि हमारी कॉस्ट ऊपर चली जाती है। यूनाइटेड नेशंस के कुछ गोल्स हैं, S20 गोल्स हैं फॉर द 2030 एंड 2050। उनको अचीव करने के लिए उन्होंने स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए कुछ जो SOPs हैं वो डेवलप की हैं, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस इज़ आल्सो नाउन एज द क्लाइमेटिक रिस्पॉन्सिव आर्किटेक्चर। अगर रिलेटेड से मैं मुल्तान में रहता हूँ तो मुझे ग्लास की बनी हुई बिल्डिंग्स नहीं बनानी, मुझे अपने रीजन से कनेक्टेड वो बिल्डिंग्स बनानी है जो फंक्शनल बेस्ड हों। ऑफ कोर्स उससे मेरी कॉस्ट कम आएगी। देखें, घर जो होता है वो दो चीज़ों पे जो है वो बेस करता है, नंबर 1 फंक्शन, नंबर 2 एस्थेटिक्स। जब तक किसी भी घर का फंक्शन फुलफिल नहीं होगा, उसके एस्थेटिक्स का हम जो है वो कुछ नहीं कर सकते। अक्सर लोगों में हम ये देखते हैं कि स्पेनिश घर बना लें,
पोस्ट मॉडर्न घर बना लें, एग्जैक्टली ग्लास हाउसेज बना लें, उसका अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकलता है कि हम अपनी कॉस्ट को ओवरडू कर जाते हैं। और नॉर्मली जो हमारे यहाँ अवेयरनेस लोगों को जो है वो थोड़ी कम है हमारी सोसाइटी में, वो प्रोफेशनल्स को हायर करने से घबराते हैं। आई पर्सनली बिलीव कि लोग तब तरक्की करते हैं या दुनिया में तब तरक्की हुई जब उनकी तरक्की याफ्ता सोच हुई है। उन्होंने अपने लोकल अवेलेबल मटेरियल को यूज़ किया है और फंक्शन बेस्ड चीज़ों को जो है वो डेवलप किया है। हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश है, इंडिया है, बाकी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने लो कॉस्ट हाउसिंग को कुछ इस तरह से लिया कि हमारी जो अर्बनाइजेशन है हर साल बेसिकली जैसे बैकग्राउंड, हर साल अप्रॉक्सीमेट 6 to 10,000 पीपल्स, अगर मैं मुल्तान रीजन की बात करूँ तो लोग अर्बनाइज होते हैं बिकॉज वी हैव अ urban magnets here, because we have educational institutes, we have universities, we have a main local business districts like Gardezi market, Sarafa bazaar, Kapra market, main textile industry, etc. That's why तो जिसकी वजह से न्यू हाउसिंग कॉलोनीज डेवलप होती हैं, उसकी वजह से जो अर्बन लैंड है वो कम होती जा रही है हमारे पास, मतलब अर्बन एरिया बढ़ता जा रहा है और एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास कम होती जा रही है। वो तो बहुत कम होता जा रहा है। अभी तो हम यही देख रहे हैं ना, काफी कॉलोनीज बनने की वजह से हमारे बहुत सारे दरख्त भी काट दिए गए। एग्जैक्टली हम तो वो नॉन सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो दुनिया के अंदर जब भी सिटीज जो है वो फुली जैम पैक्ड होते हैं तो उनको वर्टिकल मूव करवाया जाता है। उसमें फिर ये है कि पब्लिक हाउसिंग की तरफ जाया जाता है, विच इज़ नाउन एज अ लो कॉस्ट हाउसिंग, जिस तरह सिंगापुर ने किया, जिस तरह बांग्लादेश ने किया, जिस तरह इंडोनेशिया ने किया। उन्होंने पब्लिक हाउसिंग को जो है वो प्रमोट किया इंस्टेड ऑफ आप कॉलोनीज डेवलप करें। और नेशनल फूड सिक्योरिटी की तरफ जो है वो थ्रेट होता है, बिकॉज जब हम अपना सारा एग्रीकल्चर लैंड को, मैंगो ऑर्चर्ड अगर आप मुल्तान को देखें, उसको ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास आने वाली जनरेशन के लिए क्या बचेगा। उससे ये होगा कि हम इंडिविजुअली हर इंसान का घर होगा। बेसिकली हमें अपने माहौल भी तो हमारा इफेक्ट हो रहा है ना, हम अभी उस पर भी हो रहा है। एग्जैक्टली बेसिकली आई पर्सनली बिलीव के हमें जो हमारा मेंटल पैराडाइम है रिगार्डिंग अपना घर, अपनी छत का, उसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। बिकॉज जब हमारी जो पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2018 3.0% के हिसाब से एनुअली ग्रो कर रहे हैं, एंड नाउ वी आर अबाउट 230 मिलियन पॉपुलेशन। तो उसके लिए हमें अपने सिटीज़ को जैम पैक्ड होने से जो है वो बचाना है और वर्टिकल हाउसिंग की तरफ जो है मूव करना है, पब्लिक हाउसिंग की तरफ। अच्छा, आप क्या समझते हैं नक्शा कितना ज़रूरी है? अब ये बहुत अच्छा सवाल है। देखें, जिस तरह किसी चीज़ का कोई क्रिएटर होता है ना, उसी तरह एक घर का क्रिएटर एक आर्किटेक्ट होता है। और एक आर्किटेक्ट वो होता है जो अपनी 5 साल डिग्री में वो स्किल हासिल करता है जिससे वो घर को डिज़ाइन करना सीखता है। किसी भी बिल्डिंग की जो ओरिजिनल रजीम है उसको डिज़ाइन करना जो है वो सीखता है, वो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स को सीखता है, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, एस्थेटिकल प्रिंसिपल्स, हवा का जो है वो उसमें गुजर हो, क्रॉस वेंटिलेशन हो, प्रॉपर हर चीज को, छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल एग्जैक्टली एस्थेटिक्स को भी उसने देखना है, फंक्शनैलिटी को उसने देखना है। लोकली ऐसा होता है कि लोग आर्किटेक्ट्स को हायर नहीं करते बिकॉज उनको ये लगता है कि शायद यहाँ पर हमें पैसे बचाने चाहिए, जबकि आर्किटेक्ट इज़ अ मेन पर्सन जो कि आपको पैसे बचा के देता है। ही इज़ अ गाय, ही इज़ अ डिज़ाइनर जो उस चीज़ को लो कॉस्ट पे लेके आएगा। वो आपको बताएगा कि अगर आप आरसीसी की स्लैब डालते हो तब आपकी क्या कॉस्ट है, अगर आप गर्डर और स्टील स्ट्रक्चर में जाते हैं तब आपकी क्या कॉस्ट है, अगर आप लोकली अवेलेबल वुड को इस्तेमाल करते हैं तब क्या कॉस्ट है। अगर आप हमारा मुल्तान का या मुगलिया पुराना आर्किटेक्चर देखें तो उन्होंने कोई कंक्रीट इस्तेमाल नहीं की अपने स्ट्रक्चर्स के अंदर। अच्छा, और वो आज तक मजबूती से कायम भी है। आजकल के जो हम घर देखते हैं वो तो अल्लाह माफ ही दे रहा, नए घर हम बड़ी खुशी से जाते हैं, नया घर है, लेकिन जब आप कुछ टाइम रहते हैं उसके बाद आप घर की हालत कुछ और ही होती है। जी एग्जैक्टली जो मुगल आर्किटेक्चर के अंदर जो टेक्निक्स उन्होंने यूज़ की हैं वो उन्होंने नेचुरली वेंटिलेशन को यूज़ किया, लोकली अवेलेबल जो मटेरियल था उसको यूज़ किया। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हमारे पास जो मटेरियलिटी की वेराइटीज़ हैं वो बहुत सारी अवेलेबल हैं। तो अगर हम लो कॉस्ट हाउसिंग की बात करते हैं फॉर सेक ऑफ आर्किटेक्चरल प्लान, तो मैं समझता हूँ आर्किटेक्ट वो पर्सन है जो आपको एक सस्ता, अच्छा, हवादार, खुशनुमा, एस्थेटिकल बेहतरीन घर बना के दे सकता है, बिकॉज उसकी 5 साल ट्रेनिंग ही इन्हीं चीज़ों पे बेस होती है। अच्छा, कुछ लोग इस वजह से भी होता है ना, कुछ खुद से भी होते हैं कि हम लोग खुद डिजाइन करेंगे तो घर बहुत अच्छा बन जाएगा, क्या जरूरत है आर्किटेक्ट को बुलाएं और उस पर जो है मेहनत करें। वो एक बड़ी फेमस बात वो कही जाती है कि जब सब कुछ हम खुद कर सकते हैं तो फिर अल्लाह ताला इतने सारे प्रोफेशंस को डेवलप ना करता। बिल्कुल, हर इंसान का एक रोल है सोसाइटी में और आर्किटेक्ट्स का रोल सोसाइटी में बिल्कुल वैसे जिस तरह इंसान जब बीमार होता है वो डॉक्टर के पास जाता है, इसी तरह जब सिटीज़ बीमार होते हैं या इंसान को किसी घर की ज़रूरत होती है, अपने छत की ज़रूरत होती है, तो वो आर्किटेक्ट्स के पास जो है वो जाते हैं और आर्किटेक्ट्स ही वो लोग हैं जो इन चीज़ों को टूली डिज़ाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, और मज़ीद भी आपसे जानेंगे। अच्छा, इस बार ये बताएं कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि ये भी एक है कि पैसा कमाना है और तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए, किस तरह हम पैसे
जो है वो कर सकते हैं मेहनत के साथ। बिल्कुल सही है। अच्छा, पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूं कि लोग समझते हैं शायद इस चीज़ को स्कैम या एक शॉर्टकट कि पता नहीं कोई ऐसी चीज़ हमें बता दी जाएगी जिसमें 4-5 दिन कुछ काम करना होगा और उसके बाद को बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, या कोई ऐसी टेक्निक है जो हमें नहीं मालूम, वो 2 दिन में बता दी जाएगी और उसके बाद पैसे कमा लिए जाएंगे। देखिए, सारे प्रोफेशंस की तरह ये भी एक प्रॉपर प्रोफेशन है। उन्होंने डिग्री की है, आज वो चीज़ की सर्विसेज दे रहे हैं। डिग्री नहीं भी करनी, कम से कम आपकी जो भी स्किल है, छोटी है बड़ी है, उसको कुछ टाइम लगा के सीखें। उसमें जितनी अपॉर्चुनिटीज सकती हैं, जितनी चीज़ें भी हैं, उसको जो है वो सीखना ज़रूरी है। अब उसको सिंपल रखने के लिए मैं ये कहता हूँ कि आप जिस तरह सब कहते हैं कि इंटरेस्ट देखना चाहिए आपको, क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट होता है तो वो कहते हैं ना कि जब जो काम करते हुए आप टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाए, आपको पता नहीं लगे कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड हो चुका है, तो उसका मतलब आपका इंटरेस्ट है। तो उसी के अंदर बेताशा फील्ड्स होती हैं तो जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसकी छोटी एग्जांपल ये है कि अगर आपको टिकटॉक देखने में, शॉर्ट वीडियोस देखने में बहुत मज़ा आता है तो आप वो शॉर्ट वीडियोस देख रहे हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि मेरे आने का मकसद आप ये समझें कि आप जो चीज़ देख रहे थे आज से सिर्फ और सिर्फ अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, कि रात को आपको नींद नहीं आ रही तो आप स्क्रॉल किए जा रहे हैं और देखे जा रहे हैं। आप ये सोचें कि अगर आपको पसंद है तो इसका मतलब ये है कि आप इससे रिलेटेड हैं, आप इसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्शन दे सकते हैं। आपको इस एंगल से सोचना चाहिए, तो बजाय ये कि आप उसको सिर्फ कंजम्पशन में लाएं, सिर्फ आपको उसको प्रोडक्टिविटी में लाना है। वो हर बंदे के अंदर कोई ना कोई स्किल होती है, वो कोई ना कोई ऐसी हॉबी होती है जो कि वो पब्लिक कर सकता है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि जी हमें कौन देखेगा या कौन सुनेगा। बेसिकली दुनिया में जितने भी प्रोफेशंस हैं वो कोई ना कोई किसी ना किसी फील्ड से ऑन एंड ऑफ रिलेटेड होता है, बाद में वही चीज़ उनके प्रोफेशनल लाइफ में जो है वो नज़र आती है। अब जिस तरह लास्ट नाइट जो है वो मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, वो यूके में होता है, वो म्यूजिशियन है बेसिकली। अब म्यूजिशियन है वो, जब हम स्कूल में थे तब भी वो जो है म्यूजिशियन पढ़ाता था और करता था, सब कुछ था। वो आज भी उस प्रोफेशन को पार्ट टाइम लेके चल रहा है, फुल टाइम लाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अब उसको डिजिटल मीडिया ने इतना एक्सप्लोर किया कि वो जिस तरह आपको पता है कि कोई गाना रिकॉर्ड करना है किसी ने तो अच्छे खासे पैसे चाहिए, उसकी वीडियो बनाने के लिए पैसे चाहिए, पर यूट्यूब ने उसको इतना आसान कर दिया, सोशल मीडिया ने। हाँ, हर बंदे के लिए बड़ी आसानी हो गई। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जावेद है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कह रहा हूँ कि ऑनलाइन पैसे, हाँ पैसे कैसे कमाए? हाँ जी, पैसे कैसे कमाना है, हम उसी में ही बात कर रहे हैं। जी मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ, लखन मंडी। जी क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि डिजिटल मार्केट में हम पैसे कैसे कमा सकते हैं ऑनलाइन? ठीक है, उसी पे बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी देखें, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो डाली कि फेसबुक से जो है वो 8 करोड़ रुपए कैसे कमाए गए 6 महीने के अंदर। तो अब फेसबुक लोग इस्तेमाल करते थे, जिस तरह लोगों को हाइप पड़ी हुई है कि सिर्फ यूट्यूब ही पैसे देता है। हाँ। बेसिकली फेसबुक भी पैसे देता है, हर नेटवर्क जो है वो आपको पैसे देता है। ये आपकी अपनी स्किल पर डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें से जो है वो निकाल रहे हैं। अब मैंने बता दिया कि जी इतने पैसे कमा रहे हो, वो वीडियो वायरल हो गई और तकरीबन 15-20 लाख लोगों ने देखी और उसके बाद इनबॉक्स भर दिया, सारा कुछ हो गया। फिर मैंने वीडियो में आके बताया कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं फेसबुक से। अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ और जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ बेसिकली वो रियल है, वो फैक्ट्स हैं और मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे होता है। अब फिर भी लोगों को लगता है कि शायद मैं कोई चीज़ छुपा रहा हूँ या मैंने कोई चीज़ जो है वो कुछ सही नहीं बताई है। बेसिकली रोड मैप यही है। अगर आपको वीडियो बनानी है, अगर आपको फेसबुक से पैसे बनाने हैं, हर बंदे को बनाने हैं, तो देखिए कैमरे पे आना पड़ेगा। एक चीज़, अगर आप कैमरे पे नहीं आना चाहते, लेट्स सपोज हम फीमेल की बात करते हैं, वो नहीं आना चाहते, तो ऐसी ज़बरदस्त किस्म के फीमेल्स काम कर रही हैं। मेरे अपने सर्कल में, मेरी अपनी ट्रेनिंग्स में जो है वो फीमेल्स हैं, जो कि 2 तरह का कंटेंट होता है, एक होता है विद फेक, एक होता है विदाउट फेस। विदाउट फेस में यह है कि आपको शक्ल नहीं दिखानी, तो आपको क्या दिखाना है? बेसिकली जो भी आपके पास नॉलेज है, दैट सपोज अगर फीमेल है, उसको खाना बनाना आता है, हमारी हर फीमेल को बनाना आता है, आपने शक्ल नहीं दिखानी, आप जो बना रही हैं आप उसको आप रिकॉर्ड कर लें, उसको रिकॉर्ड करके डालें। अभी सेम उसी तरह वीडियो डाली तो लोगों की सक्सेस स्टोरीज बहुत ज़्यादा मेरे पास आई। अब एक फीमेल थी, वो तकरीबन कोई 2.5 लाख रुपए फेसबुक से बना रही थी, और इतने ही यूट्यूब से बना रही थी। वो सिर्फ खाने की वीडियोज़ बनाती हैं और हर दूसरे दिन वो कुछ जो भी बना रही होती हैं उसको रिकॉर्ड करती हैं और उसको अपलोड कर देती हैं। बस अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए डेफिनेटली, कि आप टेक्निक्स भी होनी चाहिए ना। अब आप हर बंदा, क्योंकि मोबाइल तो हर बंदा यूज कर रहा है ऑब्वियसली आप घर में, लेकिन कुछ टेक्निक्स होती हैं जो ज़रा इम्पोर्टेंट भी होती हैं और आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपने किस एंगल से किस चीज़ को शो करना है और देन वो आगे आप उसको पेश कर सकते हैं, आप पोस्ट कर सकते हैं। वो टेक्निक्स आप बताएं ना,
ताकि वो आसानी हो सके। बिल्कुल सही है। अच्छा देखिए, हमें लोग मीडियम स्क्रीन पे देख रहे हैं। सोशल मीडिया का फायदा ये है कि उसकी बिल्कुल मिनी स्क्रीन होती है, बहुत छोटी स्क्रीन आ रही होती है आपके पास, फोन का साइज आप देख सकते हैं, उससे ज्यादा वो बड़ी नहीं होती। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि कोई भी चीज जो है वो परफेक्ट नहीं होती जब भी आप पहली दफा बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये सोच के बनाएं, किसी को डेफिनेटली आप किसी को आइडियल बनाएंगे जी मुझे ऐसी वीडियो बनानी है, मैं बनाऊंगा, और वो बनाते हैं तो वैसी नहीं बनती। एक चीज कि मैं बताऊं कि हाँ जी कैमरा अच्छा होना चाहिए। अब ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास दुनिया का अच्छे से अच्छा कैमरा है, और लेने की वजह ये थी कि हम वीडियोस बनाएंगे और नहीं बना रहे। हाँ। ठीक है, तो क्या हुआ, कंसिस्टेंसी की कमी आ गई। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बेसिक सा फोन था और आज वो कहीं कहीं पहुंच गए उसी फोन से, और आज तक कैमरा नहीं है। तो क्या है कि बेसिकली आपकी कंसिस्टेंसी, और आप छोटी चीज से अच्छी चीज बना सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ उसमें रहना पड़ेगा। जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। आज आप जब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जब आप उसको देखेंगे नहीं, बाद में लोग आपको खुद बताएंगे कि इसमें ये चीज़ कम है। तो बेसिकली क्या है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर आप फिल्म मेकिंग भी पढ़ने जाएंगे तो उसमें भी प्रैक्टिकल क्लासेस जो है वो अलग से बता रहे होते हैं कि देखें लाइट्स ऐसे होती हैं, इतना फासला होता है, कैमरा ऐसा होना चाहिए, ऐसी चीज़ें रखनी है। तो सोशल मीडिया के मज़े यही हैं कि आपके कंटेंट में पावर होनी चाहिए। और बिलीव मी, लोग समझते हैं कि जी शायद कोई प्रोफेशनल स्टूडियो होगा तभी हम वीडियो बनाएंगे तो वायरल जाएगी। तो फिर ये आपकी वीडियो हम देखते हैं कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो लोग घर में बैठ के अपने ही बेड पे लेके फोन पकड़ के बना रहे होते हैं, और उनका एक ही बेड है, ना सीन चेंज हो रहा है ना कुछ हो रहा है, सिर्फ उनका कंटेंट, उनकी बातों में इतनी जान है कि उन्होंने जो है वो मिलियंस की ऑडियंस जो है वो बना दी है। तो उसके लिए शर्त वही है कि आपके पास ऐसी बात होनी चाहिए जो कि आप अपने चार सराउंडिंग में टॉपिक जो है वो, जिस तरह मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं चार लोगों से पूछता हूँ कि देखो ये वीडियो ऐसी है, तो देखेगा या नहीं देखेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ, हर बंदा ही चाहता है जो वीडियो बनाए उसको देखें लोग। जब वो दिखाना चाहता है तो फिर वो आपने सराउंडिंग में से मशवरा करें कि जी हाँ टॉपिक ही होना चाहिए, मैं इसमें ये बातें करूँ, तो आपको लोग खुद ही करेक्ट करेंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही परफेक्शन की तरफ जाती रहती है। और फिर जब आप देखते हैं कि आपकी हर वीडियो जब मिलियंस में जा रही होती है, लाखों में जा रही होती है, तो उसकी वजह ये होती है कि आपको पता लग जाता है कि लोग कमेंट्स में आपसे क्या जानना चाहते हैं और आप क्या कर सकते हैं। और बेसिकली वो सिंक कम्बिनेशन हो जाता है आपकी ऑडियंस के साथ, बजाय ये है कि आपको कोई कहे कि जी पेड जाके सब्सक्राइबर खरीद लो या पेड और खरीद लो। तो ये सारी की सारी शॉर्टकट्स हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, हम कंटेंट पे बात कर रहे थे कि आजकल डिफरेंट कंटेंट पे काम किया जा रहा है। इसके अलावा किस तरह का कंटेंट होना चाहिए आपका जिसमें हमारी जो है जो नौजवान हैं वो आ सकें और काम कर सकें? देखें, अभी हम देख रहे हैं कि टीवी चैनल्स के ऊपर जो एक स्लम्प आया किसी एरा में, मैं खुद कुछ टीवी चैनल्स के डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसमें मैंने देखा कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी थीं जो कि इनको काम करना नहीं आ रहा था, एक दूसरे को कॉपीराइट स्ट्राइक्स भेज रही होती है, क्योंकि मोस्टली यही होता है ना, जो ट्रेंड में चल रहा हो आप उसी को कॉपी करते हैं, फिर लोग भी उसी पे चल पड़ते हैं। ऐसे ही है। तो मैं खुद कुछ मीडिया चैनल्स को देख रहा हूँ, उसमें रोही टीवी स्ट्राइक्स भेज रहा होता है, तो मैं उनको फिर जो है रिमूव करा रहा होता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि हर कोई अपने अपने एंड पे जो है ना वो काम कर रहा है, उसकी अपने आप की क्रिएटिविटी बूस्ट करनी है। जिस तरह बहुत सारे टीवी चैनल्स को हम फेसबुक पे ले आए, लोगों को लगता था यूट्यूब ही चलेगा तो उनको फेसबुक पे हम ले आए। अब किस टाइप का कंटेंट है, देखिए अब तो कंटेंट इतना आसान हो गया है। मैं पिछले दिनों एक दुबई में कॉन्फ्रेंस में था, वहाँ पूरी दुनिया के यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स आए हुए थे, और वहाँ पर डिबेट यही थी कि शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए कि लॉन्ग फॉर्म होना चाहिए। दोनों में अलग अलग टाइप की ऑडियंस है। अगर मुझे कुछ सिखाना है तो मेरा बात 1 मिनट में कंप्लीट नहीं हो सकती, मुझे टाइम बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर आप कोई मोटिवेशनल चीज कर रहे हैं या बहुत ही छोटा सा पॉइंट है जो आपने एक्सप्लेन करना है अपनी ऑडियंस को, वो आप विदिन 1 मिनट जो है वो कर सकते हैं। जिस तरह हमने देखा कि अब टिकटॉक में भी जो है ना वो अपना टाइम लेंथ बढ़ा दी, जो 1 मिनट था वो 5 मिनट पे चला गया। मैं टिकटॉक पे नहीं था तो टिकटॉक ने फोन किया कि भाई आप जो है ना वो इधर एक्टिव नहीं है। तो क्या हुआ कि उन्होंने अपना टाइम बढ़ाया कि अब हमने टाइम बढ़ा दिया, जो आपका कंटेंट था वो ज्यादा टाइम वाले लोग देखते हैं, तो आप इधर आए, इधर आके बनाएं। तो इसमें पॉइंट की बात यह है, जो लोग कहते हैं कि जी हमने स्टार्ट करना है, उनको स्टार्ट तो करना है। सबसे पहली चीज, जो बेसिक चीज, जो गलती जो लोग करते हैं, एक तो ये कि किसी की चीज नहीं उठानी है आपने, अपनी चीज बनानी है, जिस तरह चाहे अच्छी है बुरी है वो आपके कंट्रोल का मसला नहीं होगा। सबसे पहले उठाते हैं, इधर से कुछ उठाया, उधर से कुछ उठाया, उसको काटा छाटा और कहते हैं हम पकड़े नहीं जाएंगे। तो चीजें बड़ी एडवांस हो चुकी है, पकड़े जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। बेसिक चीज तो ये है कि अपने चीज पे जो है ना आपने फोकस रखना है, जो बनाना है वो आपने खुद बनाना है। दूसरी चीज ये कि एक इंटरेस्ट से रिलेटेड जो है ना आपने रखना है। अगर आप खाना बना रहे थे, कल को आप चले गए और कल को आप जाके कपड़ों का बता रहे हैं, तो आपकी ऑडियंस ने आपको फॉलो और सब्सक्राइब इसलिए किया है कि उनको खाना बनाना सीखना है। अब जब आप कपड़े बनाने खरीदने की तरफ या किसी भी और टॉपिक की तरफ जाएंगे, उसको उसमें इंटरेस्ट ज्यादा चांसेस है कि नहीं होगा।
तो अपने ऑडियंस को एक स्पेसिफिक नीड से रहते हुए जो है ना वो इंगेज करना है आपने। और फिर जो लोग कहते हैं हमने ये कर दिया तो इससे बाद ये हो गया, वो तजर्बे करते रहते हैं। बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स आप करें, अच्छा है, पर आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा डिले में आएगा एज कम्पेयर टू कि आप किसी स्पेसिफिक चीज को पकड़ के जो है ना वो एक्सप्लोर कर दें, उसके चांसेस जो है वो ज्यादा है। तो ये मेन चीज है। दूसरा ये है कि लॉन्ग फॉर्म का कंटेंट का टाइमिंग जो है वो 3 मिनट प्लस होता है, यानी मिनिमम 3 मिनट पे आपने जो है ना वो से ज्यादा होना चाहिए आपका कंटेंट। छोटे पे आप जाएंगे 1 मिनट पे, वो आपके 1 मिनट के अंदर होना चाहिए। बात वही है कि पहले 15 सेकंड जो है ना आपके कंटेंट के वो की होती है। आपने किसी भी यूजर को 15 सेकंड जो है ना वो कैप्चर कर लिया, ये मतलब बेसिकली हमारी ट्रेनिंग भी इससे रिलेटेड होते हैं। जो कंटेंट में वो जो रिजल्ट नहीं लेके आ सक रहे होते वो मेन 15 सेकंड होते हैं। हमें जो देख रहे हैं, अगर मैं पहले 15 सेकंड में कोई बात कर दूंगा, ऑनलाइन देख रहे होंगे, वो तो कैप्चर हो जाएंगे, नहीं तो वो भाग जाएंगे। सही। तो आपने अपनी ऑडियंस को एंगेज रखना है, बेसिक ये होता है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हसन है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? मैं ऑनलाइन बिजनेस की वजह से बात करना चाहता हूँ। जी जी जी, बात करें आप। असबर आपसे बात करें, बात करें हसन आप। बिल्कुल पूछें। जिस तरीके से ये फाइवर है, बाकी अकाउंट्स है, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि और कौन सी वेबसाइट है और किस तरीके से हम जो है ना वो ये अपना अर्निंग के बारे में आपसे बात पूछ सकता हूँ। बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका। अगर आपने फाइवर का नाम ले दिया तो इसका मतलब है आपने कुछ थोड़ी बहुत रिसर्च अपनी कर रखी है। तो मैं बेहतर तरीके से गाइड भी तभी कर सकूंगा, क्योंकि रिसर्च करते रहने चाहिए लोगों को। तो इन्होंने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नाम पढ़ रखे हैं। तो जो नाम आपने लिया फाइवर का, उस वेबसाइट पे आप जाएंगे, उसमें जाकर जो है वो अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड उसमें कैटेगरीज बनी होती है मुख्तलिफ तरह की, ग्राफिक की। मतलब पिछले दिनों एक स्टोरी वायरल हुई थी, वो बंदा जो है वो दाता दरबार पे जाकर जो है ना वो दुआ करता था और फाइवर पे अपनी सर्विसेज बेच रहा था, देख देने के वो एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहा होता था। अच्छा। तो बेसिकली वहाँ लोग हाथ देखने के भी पैसे लेते हैं, वहाँ पर लोग जो है वो कोई ऐसी काउंसलिंग करनी है, यानी कि यहाँ तक के डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं उनको भी एक एक कॉल के जो है वो घंटों के हिसाब से पैसे लेते हैं और वहाँ वो सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि आपने जाना है फाइवर पे और जाकर जो है वो जो भी स्किल आपको समझ आए कि जी हाँ ये मुझे कुछ समझ आ रही है नाम से कि मैं कर सकता हूं, या नाम से आपको आइडिया हो रहा है, उसमें से 2 से 3 स्किल आपने पकड़ के जो है वो एक्सप्लोर करना शुरू कर देना। सिंपली यूट्यूब पे जाएं, जो आपके माइंड में क्वेश्चन आना है, जो आपने मुझे मैसेज करके पूछना है, वो आपने यूट्यूब पे लिख देना है। यूट्यूब पे हजारों लाखों वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहां से आपको जवाब मिल जाएगा। 2 फील्ड आपने सेलेक्ट करनी है, 2 फील्ड एट अ टाइम आपने उसके ऊपर काम करना है। उसमें फिर क्या होता है, हर बंदे की कैपेसिटी होती है, वो कोई भी वजह हो सकती है, वो टीम हो सकती है, उसके लिए आपको लोग चाहिए, कुछ भी चाहिए जिसकी वजह से आप उसे आगे प्रोसीड नहीं कर सक रहे, आप देख रहे हैं कि इससे ज्यादा मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। तो जो दूसरी फील्ड होती है आपकी बैकअप फील्ड होती है, उसको आप प्राइमरी पे ले जाते हैं और बैकअप प्राइमरी को बैकअप पे आ जाती है। तो आपका ये होता है कि आपको एट अ टाइम जो उस टाइम बैठ के आप खड़े होते हैं कि मैं क्या करूंगा, तो बेसिकली 2 फील्ड्स पे काम करने का बेनिफिट ये मिलता है कि आप एट अ टाइम अपने आप को जो है ना वो स्टेबल करके चीजें चला लेते हैं। ये बेसिकली फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है, जिसमें आप बेतहाशा छोटी छोटी सर्विसेज जो है ना वो दे सकते हैं। ठीक है, और उससे आप अर्निंग जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। वो उसके लिए कोई ना कोई स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। सीखना बहुत जरूरी है, वैसे ये चीज आ जाती है। अच्छा, जिस तरह आप एक आसान घर की बात कर रहे हैं, अगर एक 3 मरले का घर हो तो वो किस तरह आप बना सकते हैं उसको आसान और सस्ता, और वो भी आजकल जैसे मॉडर्न डिजाइन के साथ? अच्छा, बेसिकली देखिए, जो घर होता है ना वो हर इंसान की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को डिपेक्ट करता है। लेट इट से अगर कोई आम आदमी घर बनाता है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होंगी, इसको आप फंक्शन कहते हैं। घर जैसे कि मैंने पहले बताया 2 चीज़ों पे बेस करता है। नंबर 1 फंक्शन, रूम, किचन, डाइनिंग एरिया, ड्राइंग एरिया, कारपोर्ट्स, स्टोर रूम, इन चीज़ों पे बेस करता है। और अगर आप 3 मरले के घर की बात करें तो एक कस्टमाइज घर लोकल अवेलेबल मटेरियल से बड़ा अच्छा बन सकता है, जिसमें हवा का ख्याल, रोशनी का ख्याल, उसके फंक्शंस का ख्याल जो है वो रखा जाए। अच्छा देखें, अक्सर लोग ये करते हैं कि ये सोचते हैं यार मेरा तो 3 मरले का घर है या मेरा तो 5 मरले का घर है, तो मुझे क्या ज़रूरत है मैं किसी आर्किटेक्ट को हायर करूँ, उसको फीस दूँ और वो सारी चीज़ें से ऑन करूँ। प्रॉब्लम ये होती है कि जब नौ आर्किटेक्ट्स इन सब चीज़ों पे काम करते हैं तो वो सर्विसेज का ख्याल नहीं करते। फॉर एग्जांपल, आपकी इलेक्ट्रिफिकेशन की डक्ट्स हैं, आपकी प्लम्बिंग की डक्ट्स हैं, आपकी पाइपिंग की बाकी सारी जितनी भी सर्विसेज की चीज़ें हैं घर में, वो इन चीज़ों को ख्याल नहीं रख पाते। घर तो बन जाता है, लेकिन घर बनने के 1 साल बाद, 2 साल बाद, कुछ टाइम बाद
सीपेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है, आपके घर में डैम्पनेस आ जाती है, इसको आप सेम कहते हैं, दीवारों में सेम चढ़ जाता है। ये बहुत ज्यादा मसला है। अभी हम तो देखते हैं कि बहुत सारी जो अभी न्यू कॉलोनीज वगैरह बनी हैं वहाँ पर ये बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। उसकी मेन रीजन ये है कि वो जो लैंड होती है वो एग्रीकल्चर लैंड होती है, हम उस पर अपना घर डेवलप करते हैं या घर बनाते हैं। देखिए जब आप घर ठेकेदार के हवाले करेंगे ना, ठेकेदार तामीरात का माहिर है, लेकिन देखें वो कंस्ट्रक्शन की उन फंक्शंस को और उन बारीकियों को नहीं जानता उतना जितना एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट जानता है, बिकॉज उसको वो स्किल दिया गया है। तो घरों में डेपनेस जो है वो आ जाती है, अक्सर औकात ऐसा होता है कि छतें फट जाती हैं, स्लैब्स खराब हो जाती हैं। उसकी मेन रीजन ये होती है कि हम प्रोफेशनल्स को हायर नहीं करते, चाहे छोटे स्केल पे हों चाहे बड़े स्केल पे हों। और अगर लो कॉस्ट आप जो है वो घरों को देखें तो मटेरियलिटी की अगेन मैं बात करूंगा तो आप लोकली अवेलेबल जो मटेरियल है, मटेरियल को रीयूज भी कर सकते हैं। तो आजकल तो 6 C's पे काम हो रहा है जो इंटरनेशनली भी लोग काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम भी इस पे जो है वो अभी रिसेंटली एक इंटरनेशनल सेमिनार भी था, ऑनलाइन था जूम पे, अप्रोक्सीमेटर आर्केशिया के जो है वो पार्ट था, पूरे एशिया से जो है वो आर्किटेक्ट उसमें जो है वो शामिल थे। उन्होंने फिर यही जो है वो बात की कि आप अपने अपने रीजन में क्लाइमेटिक रिस्पॉन्सिव आर्किटेक्चर को जो है वो देखें। हमारा प्लास्टिक वेस्ट बढ़ता जा रहा है, हमारे बाकी वेस्ट बढ़ते जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। के हम देखते हैं कि जी यूरोप के अंदर इस तरह के घर बन रहा है, वाई नॉट हम यहाँ बनाएं। यूरोप के अंदर का जो क्लाइमेट है वो कुछ और है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कुछ और है। तो हमें क्लाइमेटिक रिस्पॉन्सिव आर्किटेक्चर की तरफ जो है आना है, तभी हम लो कॉस्ट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली तो हमारा यही होता है ना कि बाहर के ही डिजाइन को कहते हैं कि कॉपी किया जाए, यहाँ पर घर उसी तरीके से तैयार किए जाए जी। इसके बाद जो है काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एग्जैक्टली उसके पीछे मेन रीजन ये है कि हम जो अपना लोकल आर्किटेक्चर है उसको ऑन नहीं करते, हमने उसको ऑन करना छोड़ दिया। हमने अपना जो लोकल आर्किटेक्चर था, लेटर से जैसे मुल्तान का आर्किटेक्चर था विच वाज बेस्ड ऑन द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्किटेक्चर इन द हिस्ट्री, वो कोर्टयार्ड हाउसेस थे। वो कोर्टयार्ड हाउसेस क्या थे, घर के बीच में कोर्टयार्ड होता था, सेंट्रली कोर्टयार्ड, जो कि काम करता था एक्ट एज अ लंग ऑफ द हाउस, जो आपके घर को हवा प्रोवाइड करता था। और साइडों के ऊपर जो आजकल मुल्तान के भी बायलॉज में है, ये बाकी बायलॉज में है, आगे और पीछे के सेटबैक्स दिए जाते हैं। उसके पीछे जो रीजन है वो यही है कि आपके घर की सर्विसेज जो है वो पूरी होनी चाहिए। अक्सर लोगों में गलतफहमी पाई जाती है कि जी हम साइड गली क्यों छोड़ें, हमारी जगह जाया कर देंगे, पीछे से जगह क्यों छोड़ें, हमारी स्पेस जाया हो जाएगी। वो स्पेस जाया नहीं होती, वो आपके घर की जो आपकी ड्रेनेज की या सीवरेज की जो डक्ट्स हैं उन्होंने वहां से जो है वो पास आउट होना है। सरफेस ड्रेनेज ने आपका वहीं से गुजर के मेन सीवर लाइन के साथ जो है वो कनेक्ट होना है। तो ये कुछ मैं समझता हूँ मेंटल पैराडाइम्स है जो लोकल पब्लिक को मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनल्स को देने चाहिए और बताना चाहिए कि घर तभी अच्छा, पायदार, खूबसूरत, मजबूत और बेहतरीन बनेगा जब आप प्रोफेशनल्स को जो है वो हायर करेंगे, उस स्किल के जो लोगों को जो है वो आप हायर करेंगे। स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, आप एक टीचर भी हैं, अब थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे। जो हमारे इस टाइम एजुकेशन सिस्टम है उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि आप सेटिस्फाई हैं जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है कि एक डिग्री आपको दी जा रही है बट हमें वो जो स्किल होनी चाहिए हमारे पास, जिस तरह आपने पहले बात की थी कि हम लोग डिग्री लेकर तो बैठ जाते हैं, बट जब हम किसी की भी जॉब पे हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। तो हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता, हमारे पास कोई स्किल नहीं होती। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर डिग्री की डेफिनेटली मैं कहता हूँ इम्पोर्टेंस है, पर उस लेवल तक है जब तक वो आपको शऊर नहीं दे देती, आपको लैंग्वेज नहीं सिखा देती, आपको लैंग्वेज में बात करना नहीं सिखा देती, बस वहीं तक है, उसके बाद नहीं है। इस तरह की रिसर्च हुई तो उसमें देखा गया कि पाकिस्तान का जो मैट्रिक पास बच्चा होता है वो यूएसए में जब जाता है तो वो उसकी 4th लेवल ग्रेड के बराबर भी नहीं होता। इसकी वजह क्या है? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कमी है। तो फिर एक बंदे ने जो है ना एक बुक बनाई 100 पेजेस की, उसने कहा जी ये आप बुक पढ़ लें सिर्फ 100 पेजेस की और इसको रट ले, बच्चा आपका 10th ग्रेड के बराबर आ जाएगा पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड। तो बेसिकली क्या है, वो इतना कुछ जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी यूजेज है या नहीं है। देखिए, मैंने अगर केमिस्ट्री पढ़ी, मैंने अगर फिजिक्स पढ़ी है, इतने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े और प्लस मैंने राइटिंग की क्लासेस ली कि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी, टीचर्स कहते थे इसकी हैंड राइटिंग अच्छी करें। मुझे पेन हाथ में पकड़े हुए महीनों गुजर जाते हैं, सालों गुजर जाते हैं। तो हमने जो वो सारी चीजें की वो उस टाइम के हिसाब से थी, अब चीजें हो गई हैं चेंज। तो इस बात को हमें जो है वो एडमिट करना पड़ेगा कि चीजें चेंज हो गई हैं और चीजें जो है वो अब इस चीज से निकल चुकी हैं। इसलिए इंटरनेशनली जो है वो कहते हैं कि बजाय हम 3-3, 4-4 साल एक चीज में बाउंड करें, आप छोटे छोटे कोर्सेज करें। उस छोटे कोर्सेज से आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे इसका अपर लेवल पे जाना है नहीं जाना, और वो बाकायदा प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। तो
एज कम्पेयर टू कि आप ये ग्रेजुएशन के बाद जो मास्टर्स करते हैं, पीएचडी तक जाते हैं, दुनिया चेंज हो चुकी है। वो छोटे छोटे कोर्सेज पे बिलीव करती है और ट्रेंड इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है कि हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि आज हम एक ऐप यूज कर रहे होते हैं, पता लगता है साल गुजरता है, 2 साल उसका कंप्यूटर आ जाता है। अब तो बहुत जल्दी फास्ट उसमें चलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम ये सारा कुछ जो है वो डिग्री को सिर्फ इस हद तक देखना है आपने, जब तक आपको कम्युनिकेशन, आपको चीज़ों की बेसिक जो है वो आ जाए, क्योंकि इंटरनेशनली चीज़ें, बिजनेस के टर्म्स वही रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको पता होना चाहिए टर्म क्या प्रेजेंट कर रही है। आप किसी के साथ फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने बेसिकली उसको फायदा दिखाना है अपना। और लोग यहाँ पर ये मैं चीज़ ऐड कर दूं कि वो समझते हैं कि शायद जो है ना कम्युनिकेशन जो है वो आएगी, होगी, या हम उस लेवल की नहीं बोल सकते हैं, इसलिए वो झिझकते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि जिनके पास कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन मिडिल के बाद उन्होंने नहीं किया और उसके बाद वो गोरों से बात कर रहे होते हैं और डीलिंग कर रहे होते हैं बाकायदा प्रॉपर। क्यों? क्योंकि उनको इंग्लिश आज भी नहीं आती, पर वो टूल्स बन गए हैं ट्रांसलेटर के, जिसमें वो उर्दू बोलते हैं, वो इंग्लिश में बन जाता है और उसकी बात वो वहीं डालते हैं और वो कर देते हैं। तो बेसिकली क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होना चाहिए कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, आपने उसको जवाब देना है। वो टूल से हो सकता है। एक कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बात तो अब्दुल खालिक हमारे साथ क्या कहना चाहेंगे? जी मेरा सवाल ये है, सवाल को पंजाब से, इसमें हम शेयर बेड बनाए, बेड बना रहे हैं, मुझे आप नक्शा हमने बना लिया है। नक्शा बना ले, घर बना रहे हैं? अच्छा, घर बना रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं? हेलो। अच्छा, उनका जो क्वेश्चन है वो, उनकी आवाज हमारे तक क्लियर नहीं आ रही। वो ये कह रहे हैं मैं घर बनाना चाह रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए क्या क्या जो है एहतियात भी करनी चाहिए और किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, वो ये पूछना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं नक्शा मेरा घर का बन चुका हुआ है। अच्छा देखें, बेसिकली नक्शा भी 2 तरह का होता है। एक वो नक्शा जो एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट बनाएगा और एक वो नक्शा जो एक कैड ऑपरेटर या नॉन आर्किटेक्ट बनाएगा। वो नक्शा जो आर्किटेक्ट बनाएगा वो उसमें सर्विसेज का ख्याल रखेगा, एस्थेटिक्स का ख्याल रखेगा, हवा की जो मूवमेंट है उसका ख्याल रखेगा, जिसमें वेंटिलेशन शामिल है, जिसमें रोशनी का जो है वो चीजें शामिल हैं, जिसमें किचन की सर्विसेज शामिल हैं। तो आपने सबसे पहले अगर नक्शा बनवाना है तो आप किसी प्रोफेशनल को हायर करें और उसके साथ साथ फिर इसकी कंप्लीट ड्राइंग्स बनवाएं, जिसमें आपकी लेटेड से लोग घर बना लेते हैं। घर बनाने के बाद जब फर्नीचर सेट करते हैं तो कहते हैं यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिकल का प्लग चाहिए था, वो नहीं है, वो रह गया, अब तो वॉलपेपर लग गए हैं, अब तो चीजें हो गई हैं, ये नहीं हो सकता। यहाँ टैप चाहिए थी, टूटी चाहिए थी, ये चीज अवेलेबल नहीं है। और अगर नॉन प्रोफेशनल से चीजें करवा लेते हैं तो फर्नीचर रखने के बाद अंदाजा होता है कि वो चीजें बहुत नीचे हैं, आगे फर्नीचर आ गया विच इज यूजलेस। तो जब भी घर बनाएं प्रोफेशनल्स को हायर करें, प्रोफेशनल्स के मशवरे से जो है वो घर बनाएं, कंप्लीट ड्राइंग्स बनाएं। अक्सर आप देखते हैं घरों में डैम्पनेस आ जाती है, वो कुछ टेक्निक्स हैं जो पढ़े लिखे या प्रोफेशनल लोग ही मैं समझता हूँ कि बेटर जानते हैं, जिससे डैम्पनेस नहीं आती, आपका घर या फाउंडेशन खराब नहीं होती। अच्छा, एक आम आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि एक आम आदमी जो घर बनाना चाह रहा था, जाहिर सी बात है जैसे महंगाई है, तो वो आर्किटेक्ट की फीस को अदा करेगा या घर बनाएगा, तो उसके लिए क्या आसानी है? कैसे उसे पता चलेगा ये प्रोफेशनल है ये नॉन प्रोफेशनल है? अच्छा देखें, जब भी आपने किसी प्रोफेशनल को हायर करना है ना, सबसे पहले आप उसका PCAT नंबर चेक करें। हर पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। इसी तरह आर्किटेक्ट्स को जो रेगुलेट करती है अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग में आती है, वो है पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स। जो इंजीनियर्स को डील करती है वो है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। आप सबसे पहले उसकी देखें, उससे पूछें जी आप रजिस्टर्ड हैं किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आपका क्या एक्सपीरियंस है। जैसे अभी ये बता रहे थे कि जहाँ भी लोग जॉब के लिए जाते हैं किसी भी फर्म में, वो पूछना आपका क्या एक्सपीरियंस है। तो जब आप किसी प्रोफेशनल आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, आप कौन सा आप उसका पोर्टफोलियो देखेंगे, उसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देखेंगे, और दूसरी ये उसकी गुफ्तगू से ही आपको शायद उसकी काबिलियत का अंदाजा हो कि ही इज अ प्रोफेशनल व्हाट ही हैज डन। तो अगर फीस का जहां तक ताल्लुक है तो आर्किटेक्ट आपकी उसी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट से ही आपको पैसे बचा के अपनी फीस लेता है। आर्किटेक्ट आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेता। अच्छा, लेते हैं ये माने नहीं, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। देखिए, आपने कॉन्ट्रैक्टर के हवाले इलेक्ट्रिक से एक ठेकेदार के हवाले अपना घर किया, तो ठेकेदार ने बगैर कैलकुलेशन के उसमें स्टील डालना है, उसमें 1 मन सरिया ज्यादा डल जाए, 2 मन ज्यादा डल जाए, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल और उसको इस चीज की परवाह नहीं है। बट
जो आर्किटेक्ट आपसे फीस चार्ज कर रहा है उसको ये पता कि यार मुझे एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर को हायर करना है, इसका प्री कैलकुलेटेड लोड जिसमें इसके डेड लोड्स हैं, विंड लोड्स हैं, बाकी जितने लोड्स हैं उन सबको देखते हुए इस घर की स्लैब में इतना सर्टेन स्टील डालना है। वो कहते हैं ना अन्यवा स्टील नहीं डालना। तो इसी तरह से मटेरियल्स की परचेजिंग के अंदर आर्किटेक्ट्स की वजह से ऑनर्स को 15% टू 20% तक डिस्काउंट मिलते हैं। लेट इट से आप अगर पेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे जो पेंट इंडस्ट्री वाले लोग हैं वो आर्किटेक्ट्स की वजह से क्लाइंट्स को 15% जो है वो कंसेशन देते हैं। अच्छा, मार्केट में एक बकेट लेट इट से अगर आपको 600 रुपीज की अवेलेबल है, ड्यू टू आर्किटेक्ट्स या उसकी रिकमेंडेशन की वजह से वो 20% लेस पे आपको मिलेगा। और घर की जो एक्चुअल कॉस्ट है, अगर मतलब हमारा जो घर नॉर्मली बनता है वो 2 जनरेशन या 1 जनरेशन के लिए मिनिमम बनता है। एक घर की उम्र 25 से 30 साल होती है। उन 25 से 30 सालों में अगर आपको घर 20 दफा रिपेयर करना पड़े, आपकी जो कॉस्ट है और जो आर्किटेक्ट को आप पे कर रहे हैं, अगर पे नहीं करते तो वो सारी कॉस्ट आपको फिर मेंटेनेंस पे जो है वो लग जाती है। तो अच्छा, हमारे यहाँ इश्यूज भी बहुत सारे हैं ना। अगर बात करें हमारे यहाँ से सर्वेश पे तो बहुत ही मसले हैं। आप कहीं पे भी घर बनाते हैं उसके बाद फिर आपके घर के बहुत सारे मसाइल दिखने में आ जाते हैं उसकी वजह से, सर्वेश की वजह से, क्योंकि ठेकेदार भी बहुत सारी इन चीजों को इग्नोर ही कर रहे होते हैं। ऐसा है? एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा है। अच्छा देखिए, ठेकेदार नॉर्मली उनका इवोल्यूशन जो पीरियड है वो आप देखें क्या है। एक ठेकेदार बनता कैसे है? बिकॉज नंबर 1 ये हमारी स्किलफुल लेबर है। मैं इनको कहता हूँ इलिटरेट ग्रेजुएट्स। इलिटरेट ग्रेजुएट्स क्या, इन लोगों को काम करना आता है, बट जो काम की रिजीम है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ग्लोबली वर्ल्ड वाइड फैली हुई है, उनका इस्तेमाल इनको नहीं आता। उसकी मेन रीजन क्या है? उसकी मेन रीजन ये है जिस पुराने तरीके से, ये पुरानी टेक्निक से इनको सिखाया जाता है, ये उसी टेक्निक एग्जैक्टली पूरी जिंदगी उसी पे गुजारते हैं। बट जो आर्किटेक्ट है वो डे फर्स्ट से उसको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग सिखाई जाती है। आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना है, आपको किस तरह खूबसूरती को जो है वो लाना है अपने काम में, फंक्शंस को किस तरह लाना है। आपने सेवरेज की या सेवरेज की जो मसाइल की बात की है वो ये है, नॉर्मली देखें होता ये है जब ठेकेदार काम करेगा ना वो साइट की प्रीकॉशंस को नहीं देखेगा। कोई भी इंसान जो घर बनाए वो एटलीस्ट एक आर्किटेक्ट को और एक इंजीनियर को जरूर हायर करे। उसका फायदा ये होगा कि उसकी जितनी भी चीजें होंगी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो साइट जो है वो फुलफिल होंगी और अच्छा, मजबूत और खूबसूरत और पायदार घर जो है वो बनेगा। अच्छा, आपसे ये जानेंगे जिस तरह अगर एक यूट्यूबर पे आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं, कितनी आपके कंटेंट पे और आपकी वीडियो टाइमिंग क्या होनी चाहिए, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताएं कि अगर कोई अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहता है तो। बिल्कुल, वैसे तो मैंने इस पर काफ़ी वीडियोस बनाई हैं और हमारे लोगों का क्या है कि जब तक पैसे ना बताओ ना तो उनका इंटरेस्ट नहीं बनता कि जी कितना पोटेंशियल है। वही आपको वाला सवाल जो है। तो मैंने इन्फ्लुएंसर्स के इंटरव्यू किए, इसमें बहुत बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंसर्स के किए, छोटे इन्फ्लुएंसर के, सेलिब्रिटीज़ के किए। उसमें बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि सबसे पहले पोटेंशियल का अंदाज़ा लगाना है आपने। टाइम भी मैटर करता है, टाइम कितना आपको स्पेंड करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं दो सिनेरियो इस तरह आते हैं कि हम फोकस करते हैं यूट्यूब हमें पैसे देगा। बेसिकली यूट्यूब ने जितने पैसे देने हैं उसकी मिसाल मैं आपको देता हूं कि अगर आप 2 साल से 3 साल अगर एफर्ट करते हैं तो आपको यूट्यूब 4 से 5 लाख रुपए दे देता है मंथली। ठीक है। उसके बाद एक इन्फ्लुएंसर 1 करोड़ तक महीने के कमाता है। ठीक है, वो बड़ा इन्फ्लुएंसर होता है। वो कैसे कमाता है? वो तो 2-3 लाख रुपए दे रहा है, 4 लाख दे रहा है, 5 लाख दे रहा है। तो बेसिकली जो ब्रांड्स होते हैं, जो हमने देखा है, जो टीवी चैनल छोड़ गए हैं, टीवी चैनल को स्पॉन्सर देते थे, वो यूट्यूब पे, बिल्कुल एग्जैक्टली वो उधर आ गए हैं और वो यूट्यूब पे एड्स तो दिखा रहे हैं, पर वो कहते हैं कि जब कोई इन्फ्लुएंसर खुद उनकी प्रोडक्ट को एंडोर्स करेगा उससे हमें ज्यादा पावर मिलती है। ठीक है। और वो फिर आपको मुंह मांगे पैसे देते हैं, जिसको हम कहते हैं वो कई गुना ज्यादा पैसे होते हैं जितने आपको यूट्यूब से देने। तो आपका टारगेट वो होना चाहिए, ना कि वो होना चाहिए कि मुझे यूट्यूब पैसे देगा। हाँ, होना चाहिए, बेसिक खर्चे होते हैं इंसान के, क्योंकि क्रिएटिविटी फील्ड जो होती है जितनी भी, इसमें शुरू में जो है ना वो आपको हर्डल्स आती हैं, वो डेफिनेटली आपको जेब से करना पड़ेगा, काम करेंगे आपको ऐसे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने स्टडी लाइफ के साथ साथ आप इसके अंदर आ जाएं, क्योंकि जब आपके पास एकदम से जॉब का प्रेशर बनेगा तो एक पैरेलल आपकी स्ट्रीम बनी हुई होगी जो आपको थोड़ी देरी होगी। आपको कम से कम पीछे फैमिली वाले प्रेशराइज नहीं कर रहे होंगे कि जी आप सारा दिन घर में बैठे रहते हो, कुछ करते नहीं हो, क्योंकि होम बेस्ड जॉब है तो लोगों को लगता नहीं है कि जी ये इतना पोटेंशियल जो होगा। फिर जब पैसे आने लगते हैं तो फिर आप सेटिस्फाइड होते हैं कि हम कमाने लग गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर वो कल को फुप्पो आती थी, वो कहती थी बेटा जब घर में वेला बैठा रहता था, वो भी कहती है कि हाँ ठीक है जी, मैं अपनी बेटी की शादी करती हूँ, गाड़ी भी है, घर भी है। तो ये सारी चीजें। अच्छा, जो आप वीडियो आप बना रहे हैं, एक वीडियो वो आप तमाम जितनी आपकी जो सोशल आप हम मीडिया पे बात करें, इंस्टाग्राम हो गया, आपका फेसबुक हो गया, आप उस पर पोस्ट कर सकते हैं सेम,
या आपको डिफरेंट, आपको हर जगह जो है वो पोस्ट करना पड़ेगा, आपकी डिफरेंट वीडियोस होनी चाहिए? बिल्कुल। देखें, टिकटॉक ने ट्रेंड सेट किया कि शॉर्ट वीडियोस आ गई। नॉर्मल वीडियोस चल रही थी, शॉर्ट्स के नाम से एक प्रोडक्ट ले आया जिसमें वो टिकटॉक की तरह ही कहता है जी आप शॉर्ट वीडियो डालें। ठीक है। सेम इस तरह फेसबुक चल रहा था, वहां पर वीडियोस डल रही थी और फेसबुक ने भी देखा जब टिकटॉक फेमस हो रहा तो उसने एक रील्स के नाम से एक ऑप्शन निकाल दिया। सेम इस तरह इंस्टाग्राम फेसबुक का ही प्रोडक्ट है, उसने भी रील्स के नाम से। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो बेसिकली रील्स क्या है कि वो फेसबुक लॉन्ग भी सपोर्ट करता है, शॉर्ट भी करता है। सेम इस तरह इंस्टाग्राम अभी शॉर्ट कर रहा है, पर ये कि उसकी बाय प्रोडक्ट है फेसबुक, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम आपस में लिंक हो जाते हैं, दोनों एक कंपनीज के हैं। और यूट्यूब में भी शॉर्ट्स आ गया। तो बेसिकली हर जगह हर टाइप का कंटेंट के लिए रेडी बना दिया गया कि कोई भी यूजर ये सोच के प्लेटफॉर्म ना चेंज कर ले कि जी शायद मुझे यहाँ पे छोटा कंटेंट देखना, मैं वहां नहीं देखूंगा। तो जितना भी कंटेंट आप बनाएं, मैं ये कहता हूं कि एक आपने वीडियो बनाई 3 मिनट की, 4 मिनट की, उसका कोई ना कोई टीजर होगा। टीजर इसे हम कहते हैं कि जी आप समराइज करके उसमें एक पंच लाइन में बता दें कि जी मैं ये बताता हूँ या ये पढ़ाता हूँ। फुल वीडियो देखनी तो आप उस प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, या जहां भी लोग आपको खुद देख लेंगे। आपका नाम अगर आप इस नाम से बना रहे हैं तो खुद ही सर्च करते हैं, इस तरह मेरा नाम असपर, आप कहीं भी सर्च करें किसी प्लेटफॉर्म आ जाएगा, तो लोग खुद पहुंच जाते हैं, क्योंकि जिसको वो चीज अच्छी लग गई है तो वो खुद ही आपको ढूंढते हुए जो है ना वो पहुंच जाएगा। उसके लिए आपको जरूरत नहीं है कि आप लॉन्ग बना रहे हैं तो लॉन्ग ही बनाए या सारे, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म जो है वो मुख्तलिफ सपोर्ट करते हैं। जिस तरह मैंने एक रिसर्च की तो उसमें मुझे फीमेल की ज्यादा ऑडियंस इंटरेक्टिव लगी इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे फीमेल ज्यादा है। इसी तरह तमाम ऑडियंस। अच्छा, इंस्टाग्राम भी पे करता है? इंस्टाग्राम अभी डायरेक्टली पे नहीं करता, पर बट आपको ब्रांड्स वगैरह जिससे अप्रोच कर लेते हैं और देन वो फिर आपको। अच्छा जी, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सलमान है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? मैं सर ये पूछना चाहूंगा, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ बेसिकल और वीडियो एडिटर भी हूँ, तो मैं कौन से प्लेटफॉर्म पर वेबसाइट पे काम करूँ? ठीक है, डिजिटल के बारे में कुछ आपने पूछना है? जी ठीक है, समझ आ गई मुझे, बहुत शुक्रिया जी। आप ग्राफिक डिजाइनर हैं और वीडियो एडिटर हैं, बहुत ज्यादा हाई डिमांडिंग स्किल है और इसी वजह से इसमें कंपटीशन भी ज्यादा है। आपने फाइवर की बात मैं कर रहा था थोड़ी देर पहले, फाइवर पे आप जाएंगे, वहां जाके सर्विसेज दे सकते हैं। दूसरा आपने एक और काम करना है, मैंने एक सोशल नेटवर्क है पिंटरेस्ट के नाम से, जिस तरह फेसबुक है, पिंटरेस्ट यूएसए में जो है वो ज्यादा देखा जाता है। उस पर जाकर जो है वो अपनी चीजें जितनी भी आप काम कर रहे हैं वो आपने लोग कैसे ढूंढने हैं, कैसे वहां तक पहुंचना है, कैसे उससे मनी मेकिंग करनी है, वो सारा वीडियो में बताया हुआ है। और मैं शॉर्ट में जो है ना वो सिर्फ आपको हिंट दे सकता हूँ कि आप असबर अली और पिंटरेस्ट लिखेंगे, वीडियो आ जाएगी। ठीक है, यही काम है इंस्टाग्राम से रिलेटेड कि इंस्टाग्राम में भी अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप कैसे जो है ना अपने क्लाइंट तक पहुंच सकते हैं और उनसे आप मनी मेकिंग पर्पजेस के लिए अपनी स्किल दे सकते हैं। ये तो सोशल नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए हो गया। उसके बाद आता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ये सारे प्लेटफॉर्म से रिलेटेड वीडियोस बना रखे बड़े डिटेल में कि कहाँ जाके नए बंदे ने क्या क्या करना है, प्लस उसमें मैंने खुद जो टेस्ट किया उसके रिजल्ट क्या आए, इनकम कितनी जनरेट हुई वो भी है। फिर प्लस जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जिस तरह मैंने बताया कंपटीशन ज्यादा है, टाइम लगता है। आपको टाइम लगने के लिए ये होता है कि आप कुछ लोगों के साथ बहुत कम प्राइस में काम करें और उसके बाद जो है ना वो फिर आपको वहां से जो है वो ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक हो गया। अब इनके पास जो जबरदस्त और की स्किल है वो है वीडियो एडिटिंग की। वीडियो एडिटिंग जो है वो इस टाइम बहुत ज्यादा हाई डिमांड है। उसका एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ, जितने भी आपके वेडिंग के जो वीडियो एडिटर्स थे वो फ्रीलांसिंग पे आ गए हैं। और जहाँ वो बेचारे काम कर रहे होते हैं रातों को जाग के वो वीडियो एडिटिंग करके जो है ना वो कैसे वहां से बना रहे हैं। तो ये हाई डिमांडिंग स्किल है, इसको कैसे यूटिलाइज करना है। सेम इस तरह आप किसी भी कंपनी के पास जाए, किसी की भी कंपनी के पास जाके आप उसके पेज एनालाइज करो, देखिए थोड़ी कम फॉलोअरशिप हो, उसको आप देखते हुए हाँ उसी को एडिट करके आप री अपलोड कर दें, उनको फ्री में प्रोवाइड करें वो चीजें, और वो खुद ही जो है ना वो पे करने लग जाएंगे। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। बातें इतनी सारी हैं, क्वेश्चन इतने सारे हैं जो भी रह गए हैं, इंशाल्लाह फिर आपको दावत देंगे ताकि इस पर मजीद भी बात कर सकें। शहरोज, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म हो। यकीनन आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही हमें इजाजत, इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।